सो द थिंग इज़ मैंने बहुत ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया था। बहुत ही हम्बल जर्नी स्टार्ट की थी। तो ये चैलेंजेस तो फिर उस टाइम पे वो चैलेंज नहीं लगते। उस वक़्त तो सिर्फ़ आपका एक पागलपन होता है, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? क्यों हमारे बच्चे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते और जॉब्स की तरफ जाते हैं? हमारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोफ़ेशनल क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी हाफ़ हार्टेडली प्रोफ़ेशनल्स क्रिएट करना चाहते हैं। बच्चा फर्स्ट ईयर में होता है, कहता है ये चिल यूनिवर्सिटी लाइफ़ है। सेकंड ईयर में फिर प्रेशर आता है कि जी हम जीपीए को कैसे मेंटेन करें। थर्ड ईयर में आके वो ये होता है कि हमें यूनिवर्सिटीज़ लेंगी। उन तमाम चीज़ों के बीच में वो फँसा रह जाता है जो उसको 4 साल मेहनत करनी चाहिए कि जी फोर्थ ईयर के बाद मेरे पास अब सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में ही जाना है और कुछ भी नहीं है। वो सारा वक़्त गँवा चुका होता है कि जी ये बहुत बड़ा ऑरा है और एक्सपोर्टर बनने के लिए आपके पास फ्लैशी ऑफ़िस होना चाहिए, एक्सपोर्ट मैनेजर होना चाहिए, मार्केटिंग मैनेजर्स होने चाहिए। उसके बगैर आपका गुज़ारा नहीं है, बैंक में आपके पास 5 करोड़ रुपए होने चाहिए। ये सब मिथ है। हमारे बच्चों को आपने प्रोफ़ेशनल बनने के चक्कर में लाइन में लगा दिया है, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं बन पाते। एग्ज़ैक्टली। ना एंटरप्रेन्योर बन पा रहे हैं, ना प्रोफ़ेशनल्स बन पा रहे हैं। उनको एक क्लियर विज़न दें कि वो क्या करना व्हाई अमेरिका इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। कोई वजह तो होगी ना? उसकी वजह यही है। आज के हमारे गेस्ट हैं अनवार अहमद, सीईओ ऑफ एचएस ग्रुप। 27 साल का लीडरशिप तजुर्बा, ग्लोबल सप्लाई चेन से लेकर एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग और इंट्रा ग्लोबल ट्रेड तक। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के गोल्ड मेडल रेसिपिएंट, हार्वर्ड और लंदन से ट्रेंड एग्जीक्यूटिव और बिजनेस बिहेवियर साइंस पर नेशनल वॉइस। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स किस तरह से बढ़ाई जा सकती हैं और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज अपनी प्रायोरिटीज़ और रोड मैप कैसे क्रिएट करती हैं। यहाँ पे ये शॉर्टकट लोग ढूँढते हैं कि जी इस सीज़न में मैं मतलब मिलियनेयर बन जाऊँगा। प्लीज़ डोंट डू दिस। इसीलिए सीढ़ियों की बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल है कि लैडर 1 बाय 1 ही चढ़ना चाहिए। आप जंप करके किसी भी लैडर पे नहीं जा सकते। देखिए देयर आर नो शॉर्टकट टू सक्सेस, राइट? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। और इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस भी स्पॉटिफाई और पॉकेट कास्ट पर अवेलेबल है, जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। अच्छा सर, यूजुअली हम जब एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार, ये तो एक डिफरेंट बॉल गेम है। इसको स्टार्ट करने के लिए बड़ा आपका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपकी जर्नी क्या थी? क्या आप भी एक स्ट्रांग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं? हरगिज़ नहीं, इट्स अ मिथ, इट्स अ कंप्लीट मिथ और इसको तोड़ने की बहुत ज़रूरत है। और उसको तोड़ने के लिए जो है ना आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा क्या है। इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स यहाँ बन नहीं पाते क्योंकि वो हमें एक बहुत ही उसका ऑरा क्रिएट करके दिया जाता है। यू हैव टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू बी फ्लैशी, यू हैव टू कम फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड दैट सपोर्ट्स योर विजन एंड ऑल दैट। हरगिज़ ऐसा नहीं है। एक्सपोर्ट स्टार्ट करना बहुत आसान है। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन बहुत आसान है। इट्स सिंपली आपको एक टैक्स पेयर होना चाहिए जहाँ पे आपके पास एक एनटीएन है, वो लेके आप कस्टम हाउस में चले जाएँ। वहाँ पे आपकी एक वीबॉक की आईडी क्रिएट होती है एंड उसके बाद आपने बैंक अकाउंट खोलना है और अपने किसी क्लियरिंग एजेंट के पास जाके अपने बैंक को वीबॉक के थ्रू आपने प्रोफाइलिंग करानी है एंड यू आर डन, दैट्स इट। ये 2 दिन का काम है, टोटली 2 दिन के अंदर ये सारा कुछ हो जाता है। योर सेकंड क्वेश्चन कि जी एक्सपोर्टर बनना कितना मुश्किल है? हरगिज़ मुश्किल नहीं है। आपके पास एक प्रोडक्ट हो जिसे आपको बेचना आना चाहिए और उसकी आपको निश पता है कि ये आपके बायर कौन है। अगर अगर ये लोकल मार्केट है तो लोकल मार्केट के लिए करें, एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट के लिए करें। उसके लिए आपके पास एक बायर का होना बहुत ज़रूरी है। ये सिंपल अल्फाज में मैं आपको एक्सपोर्ट समझा सकता हूँ। तो इसके लिए कोई आपकी कोई सर्टेन एजुकेशन, कोई बैकग्राउंड मार्केटिंग, कोई ऐसे प्री रिक्विजिट्स जो आपको लगता है आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि यार ये अगर आप काम करेंगे तो यू कैन गेट इनटू दिस बिजनेस इजीली? है इसमें कुछ चीज़। देखिए बगैर नॉलेज के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। आपको ड्राइविंग राइट। के लिए भी ड्राइविंग सीखनी पड़ती है, बिल्कुल। स्विमिंग के लिए भी स्विमिंग सीखनी पड़ती है। तो एक्सपोर्ट है, बड़ा डेलिकेट मैटर होता है। पहली चीज़ तो ये होती है कि ये कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक है। तो आप कोई भी गलत चीज़ भेज देते हैं तो मुल्क बदनाम होता है। फिर आप एज़ एन एक्सपोर्टर बदनाम होते हैं। तो ऐसे ही है। उसके लिए आपका सीखना ज़रूरी है कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं। सीखने में पर्टिकुलरली ये चीज़ आती है कि वो उसकी स्पेसिफिकेशन आप बायर को समझे। आप बायर आपसे चाह क्या रहा है?
आप उसको हम्म, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, उसको अपनी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने दें। इवन बहुत सिंपलेस्ट चीज़, अगर आपने कोई उठा के एक एप्पल भी भेजना है, तो वो उसका भी आपको कलर बताता है, उसकी सीव साइज़ बताता है, उसकी ग्रेडिंग बताता है। आप सही उसको है। समझें, उसको लें मार्केट में, उसकी पैकिंग समझें, उसके हैंडलिंग को समझें, सिंपल सी चीज़ है। इसको आप फूड आइटम में ले जाएँ, इसको आप मिनरल्स में ले जाएँ, इसको आप स्टोन्स में ले जाएँ, इसको आप डायमंड्स में ले जाएँ, इसी चीज़ को इंटरप्रेट करते जाएँ टुवर्ड्स द डिफरेंट नीश ऑफ हम्म, एक्सपोर्ट, तो हर चीज़ आपको समझ में आना बहुत आसान हो जाएगी। एक लेमैन के लिए ये है कि वो अगर एक A4 साइज़ का पेपर बेचता है, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो ये समझे कि A4 साइज़ क्या चीज़ होती है, उसमें कितने जीएसएम की होती है, वो ग्लॉसी होगी या नॉन ग्लॉसी होगी, उसके रिम का साइज़ क्या होगा, 500 पीसेज़ होंगे, 400 पीसेज़ होंगे, उसकी स्टैकिंग क्या होगी। आप स्पेक्स को समझ जाते हैं, आपके लिए काम करना आसान होता है। अच्छा सर, कोई भी बिजनेस हो या जॉब हो तो चैलेंजेस तो आते ही हैं उसमें। तो जब आपने अपना ये प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखा, तो आपने कौन सा चैलेंज जो आपको लगता है कि यार इनिशियल चैलेंज ऐसा था जो सबसे बड़ा था, और उसके बाद जब आपने उसको मुकम्मल किया तो फिर आप यू गॉट दिस कॉन्फिडेंस कि यार ओके, मैं इस काम के लिए ही बना हूँ। सो द थिंग इज़, मैंने बहुत ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया था। एंड फॉर योर सरप्राइज एंड शॉकिंग कि बहुत ही हम्बल जर्नी स्टार्ट की थी। तो उसमें ये चैलेंजेस तो फिर उस टाइम पे वो चैलेंज नहीं लगते, उस वक्त तो सिर्फ आपका एक पागलपन होता है हम्म, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट में मैं दूसरी अपनी करियर की चीज़ों को, स्ट्रगल्स को बाहर निकालता हूँ, चूँकि आज हमारा पॉडकास्ट स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट से रिलेटेड है और नए हम्म, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो मैं एक्सपोर्ट में बताना चाहता हूँ। पहले मैंने काम किया किसी एक फर्म के लिए एज एन एक्सपोर्ट मैनेजर एंड कोऑर्डिनेटर, स्टार्टेड फ्रॉम एक्सपोर्ट असिस्टेंट एंड एक्सपोर्ट कोऑर्डिनेटर। तो उस वक्त डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जो आज नहीं है। तो मैं हम्म, उस डॉक्यूमेंटेशन को भी डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि पहले वो ऑब्वियसली। इतने मैनुअल डॉक्यूमेंटेशंस होते थे, तो वो आज के जो बच्चे आना चाहते हैं उनके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है, तो इसलिए हम उसको स्किप करते हैं। एक्सपोर्ट मेरा चैलेंज ये था कि जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की आज से 25-26 साल पहले, तो मार्केटिंग का पता था, एक्सपोर्ट की चीज़ें हमने सीखी हुई थी ऑब्वियसली काम करके, लेकिन पहला अपना एक्सपोर्ट करने का जो तजुर्बा है वो थोड़ा-सा रफ एंड टफ था। वो मुझे पहली शिपमेंट, एक इंक्वायरी मैंने जनरेट की, उस ज़माने में ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम्म, गूगल नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो हम बहुत पैशनेटली जाया करते थे तमाम एम्बेसीज़ के अंदर, और एक एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो हुआ करती थी। उनके पास उस ज़माने में येलो पेजेस डायरेक्टरीज़ आया करती थी जी जी जी, तमाम दुनिया के तमाम ममालिक के। बिल्कुल। हम जाते थे, जिस प्रोडक्ट में हमारा इंटरेस्ट होता था उसको निकालते थे, बैठ के वहाँ पे नोट बना के आते थे, फिर टेलेक्स किया करते थे, फैक्स किया करते थे, या फिर वो ट्रंक कॉल के ऊपर कॉल बुक करके हम कस्टमर्स को बताया करते थे कि हम ये काम कर सकते थे। आज के दौर में बहुत आसानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आसानियाँ हैं। आपके एक फिंगर टिप के ऊपर बायर भी मौजूद है, सेलर भी मौजूद है, ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म्स भी मौजूद हैं, जहाँ पे जाके बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके बायर को आपकी फर्स्ट अप्रोच में ये लगे कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, क्योंकि बायर आपका बहुत स्मार्ट होता है। तो अगर आपने सीखा हुआ वो काम नहीं है और आपको पता नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हैं, वो इंस्टेंटली मूव आउट कर जाएगा, क्योंकि एक बायर के पास 25 सेलर मौजूद होते हैं। तो वो सही है। उस पर्टिकुलर इंक्वायरी पे जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो बायर देखना चाहता है कि ये मेरे 20, 22, 25 सेलर्स में से मेरे प्रोडक्ट को समझता कौन है, और कौन मुझे अच्छी प्राइसिंग दे सकता है, अच्छी डिलीवरी दे सकता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है, उसकी प्रोफेशनलिज्म कितनी अच्छी है, और उस प्रोडक्ट को वो कितना बेहतर जानता है। तो आपने जब अपनी जर्नी की बिगनिंग की तो इसका मतलब आपने जॉब से स्टार्ट किया, तो यू यू हैव दैट नेटिग्रिटीज अलोंग विथ यू ना ऑफ द एक्सपोर्ट्स। तो आज अगर कोई बिजनेस एक्सपोर्ट तरफ आना चाहता है तो आप उसको रेकमेंड करते हैं कि पहले वो कोई जॉब करे ऐसी जो रिलेटेड टू एक्सपोर्ट हो, और अगर नहीं तो फिर डायरेक्टली वो इस काम की नॉलेज कैसे हासिल कर सकता है? ज़रूरी नहीं है काम करना, फ्रैंकली स्पीकिंग ज़रूरी नहीं है। अगर एक स्टूडेंट है जो अपना फाइनल ईयर में है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, मैं ज़रा ये बताता हूँ, क्यों हमारे बच्चे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते और जॉब्स की तरफ जाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोफेशनल क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी हाफ हार्टेडली प्रोफेशनल्स बिल्कुल। क्रिएट करना चाहते हैं। वो जो उनको वर्कशॉप्स, उनको सेमिनार्स, उनको सही। प्रोफेशनल्स के साथ ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो क्या करते हैं,
बच्चा फर्स्ट ईयर में होता है, कहता है ये चिल यूनिवर्सिटी लाइफ है। सेकंड ईयर में फिर प्रेशर आता है कि जी हम जीपीए को कैसे मेंटेन करें। यस। थर्ड ईयर में आके वो ये होता है कि हमें यूनिवर्सिटीज़ लेंगी, हमें ऑर्गेनाइजेशंस इंडक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। उन तमाम चीज़ों के बीच में वो फंसा रह जाता है, जो उसको 4 साल मेहनत करनी चाहिए कि जी फोर्थ ईयर के बाद मेरे पास अब सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में ही जाना है और कुछ भी नहीं है। वो सारा वक्त गंवा चुका होता है। उन बच्चों को मैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ मैं जाता हूँ, मेरे लेक्चर्स होते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि इसको आप अपना हॉलिडे पीरियड मत समझो, ये आपका हनीमून पीरियड नहीं है। आप फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में आने का मतलब ये है कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आपने पहला कदम रखा है। यहीं से आप अपनी जर्नी बिगिन कर रहे हैं। अपना विजन बहुत क्लियर रखें, क्या करना चाहते हैं। आप जॉब करना चाहते हैं तो फिर आप हम्म। जॉब की तरफ वर्किंग कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप डे वन से वहाँ पे अपनी वर्किंग शुरू कर दें और फिर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो कहाँ से स्टार्ट करें ताकि उनके लिए बहुत आसान हो जाए। अच्छा, ये तो आपने बड़ा एक वैलिड पॉइंट उठाया और बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हो रहा है अब कि यूनिवर्सिटीज़ वो ज़्यादातर जो है ना आपको बुकिश नॉलेज दे रही, दे आर नॉट गिविंग यू द एनवायरनमेंट फॉर द कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सके बच्चा ना उस चीज़ को। तो पहले पूछना चाहूँगा कि अगर एक एक आज स्टूडेंट या एक यंग बच्चा ये काम स्टार्ट करना चाहता है और वो ये वो देखना चाहता है कि यार वो कौन सी प्रोडक्ट सेल करे, तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रोडक्ट क्राइटेरियाज होने चाहिए जो इजीली एक्सपोर्टेबल और जिसके अंदर आपको लगता है यार डैमेजेस वगैरह कम आए, लॉजिस्टिक का इतना मसला ना हो, तो आपके जहन में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आज का बच्चा जिसको टारगेट कर सकता है? देखिए, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ बिगनर्स में होती है, वो ये है कि उनको नो हाउ नहीं है कि पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर सकता है हम्म। और पाकिस्तान क्या इंपोर्ट कर सकता है। वो बेडू के ऊपर और ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान में इतनी चीज़ों की भरमार है कि बच्चों को ये लगता है कि ये हम पाकिस्तान में बना रहे हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो बहुत अपना विजन क्लियर करें कि पाकिस्तान इज़ एन एग्रेरियन कंट्री। एग्रीकल्चरल क्रॉप आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से मिनरल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, माइंस की चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, तो पहली बात तो ये है कि बहुत क्लियर हो जाए, मिक्सअप ना करें जो इंपोर्ट की चीज़ें, उन इंक्वायरीज़ पे वक्त ज़ाया ना करें अपने। मैं बेशुमार आज 20-20 साल के एक्सपोर्ट के नॉलेज वाले लोगों को देखता हूँ, वो इंक्वायरीज़ लेके मार्केट में फिर रहे होते हैं जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। तो उस पे वर्किंग करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर कोई आपके पास आ जाए कि जी मुझे 5000 टन बासमती राइस चाहिए, पाकिस्तान में एक इंपोर्ट की ज़रूरत है, आपको इंस्टेंटली पता होना चाहिए कि बासमती राइस पाकिस्तान का पेटेंट राइस है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने सही। ऐसे किसी भी इंक्वायरी के ऊपर जो नॉन प्रोफेशनल इंक्वायरी, उस पे वक्त ज़ाया ना करें। उसके लिए थोड़ी सी R&D कर लें, रिसर्च कर लें अपनी, आपको डेटा निकल आता है, हर महीने का कस्टम का डेटा निकलता है कि पाकिस्तान ने इतने वॉल्यूम में इतनी चीज़ें एक्सपोर्ट की और इन ममालिक को एक्सपोर्ट की है। और उसका फिर ईयर वाइज उसकी स्टैटिस्टिक्स भी आती है कि जी 2019 में हमारा एक्सपोर्ट हम्म। इतना था, 2020 में इतना हुआ, 2025 में इतना हुआ। अगर किसी चीज़ की डिक्लाइन हुई है तो उसकी रीज़न क्या है इनके डिक्लाइंस की, वो तमाम स्टेटिस्टिक्स। आप सिर्फ आपको अच्छा सवाल करना आना चाहिए गूगल के साथ, सर्च इंजन पे आपको वो तमाम डेटा मिल जाएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। सही। तो अगर अगर मैं एक प्रोडक्ट भेज चाहूँ कि एक्सपोर्ट करूँ, तो जब प्रोडक्ट सिलेक्शन में कर रहा हूँ तो उसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब डिमांड मैं देखूँ उसकी प्रोडक्ट की, या पहले मुझे ये फोकस करना चाहिए कि यार मार्जिन कितना है, या लॉजिस्टिक, मतलब विच डू यू थिंक इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग टू वॉच आउट? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो डिमांड है ना, डिमांड होगी तो आप उस पे काम करेंगे ना। अब हमारे यहाँ डिमांड्स की बड़ी वेरिएशन होती है। कुछ चीज़ें तो बहुत स्टैग्नेंट स्टैटिक हम्म। है और उसके ऊपर चीज़ जैसे टेक्सटाइल है, ये चीज़ें पूरे राउंड द ईयर बन रही हैं और चल रही हैं। लेकिन अगर क्रॉप है तो आपको पता है कि अब शुगर आपने अगर आपने शुगर एक्सपोर्ट करना है तो शुगर की एक कोटा एलोकेट होता है गवर्नमेंट की हम्म। तरफ से। लेकिन अगर आपने एनिमल फीड एक्सपोर्ट करना है, आपको पता है एनिमल फीड अलावा विंटर्स के पूरे साल चीज़ें चल रही होती हैं। पाकिस्तान से कॉर्न बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं लोग, चूँकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में यूक्रेन वगैरह की वॉर की वजह से। आपको एक बात समझना होगा पाकिस्तानियों के लिए, इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि जो सेंट्रल एशियन कंट्री है, ख़ास तौर पे यूक्रेन इज़ द गेटवे। उसके अंदर की तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आती हैं। एंड इट इज़ ए फूड बास्केट फॉर द वर्ल्ड। जी बिल्कुल। तो हर खाने की चीज़, सोयाबीन ऑयल,
कॉर्न, जो भी चीज़ें दुनिया में जो स्टेपल फूड के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, वो चीज़ें वहाँ से निकलती हैं, पीस ये वो। तो वो इस वक़्त बिल्कुल ब्लॉक हुआ हुआ है, जिसकी वजह सही। से पाकिस्तान के पास बहुत अपॉर्च्युनिटी है। आप यहाँ से सेसमे सीड करें, आप कॉर्न करें, आप राइस करें, आप व्हीट करें, आप प्रोसेस्ड फूड करें, आप पास्तास करें, आप वर्मिसेली करें, जो भी काम करना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं एंड लकीली इनफ कि बहुत अच्छी क्वालिटी में मैन्युफैक्चर हो रही हैं। आप अपना पहले एक प्रोडक्ट अब देखिए प्रोफाइलिंग करनी पड़ती है। सही। प्रोफाइलिंग ये ज़रूरी नहीं है कि आप जाके बिलियन डॉलर की कंपनी हो तो आपकी अच्छी प्रोफाइल होगी। आप $5000 की कंपनी की प्रोफाइलिंग है, आपको पता हो कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं। फिर मैं आपको और उसको बहुत शॉर्टलिस्ट करके स्क्रीन डाउन करके बताऊँगा कि एक बिल्कुल बिगिनर जो एक सिर्फ़ सॉल्ट लैम्प एक्सपोर्ट करना चाहता है, हुँ, कि जी आपकी जो रॉक सॉल्ट की हमारी लैम्प बनती है यहाँ से, जो आपकी खेवड़ा माइन से चीज़ें निकल रही हैं, उसको अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहता है तो कैसे करना चाहता है। तो आई वांट टू ब्रिंग इट डाउन टू देयर लेवल वेयर दे कैन अंडरस्टैंड कि हमें अगर कुछ नहीं पता, कुछ नहीं समझ में आ रहा है और जाके हम अगर alibaba.com के ऊपर देखते हैं कि जी फलाँ हुँ। चीज़ है, मिसाल के तौर पे वो हैंडीक्राफ्ट से एक्सपोर्ट शुरू करना चाहता है, फर्नीचर से एक्सपोर्ट शुरू करना चाहता है, इवन वो अगर वो जीन्स एक्सपोर्ट करना चाहता है, लेफ्ट ओवर यूज़ क्लोथिंग एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो वो उस सब के लिए बहुत आसान तरीके हैं। इट इज़ एज़ आई सेड इन द बिगिनिंग, इट्स अ मिथ कि जी ये बहुत बड़ा ऑरा है और एक्सपोर्टर बनने के लिए आपके पास फ्लैशी ऑफिस होना चाहिए, एक्सपोर्ट मैनेजर होना चाहिए, मार्केटिंग मैनेजर्स होने चाहिए और आपकी दुनिया में तमाम जगहों पे लंदन में, न्यूयॉर्क में आपके शोरूम्स होने चाहिए। उसके बगैर आपका गुज़ारा नहीं है, बैंक में आपके पास 5 करोड़ रुपए होने चाहिए। ये सब मिथ है, इस तरह की किसी आप चीज़ की आप ज़रूरत बहुत ईज़ी करके बता रहे हैं, ऐसा ना हो कि सारे एंटरप्रेन्योर्स आपके खिलाफ एहतजाज शुरू कर दें कि यार ये हमारा ऑरा ब्रेक कर रहा है। या मैं चाहता हूँ, मैं तो आई एम अ रेबेलियन, मैं तो चाहता हूँ, मैं तो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी कहता हूँ कि ये क्या आप लोग हमारे हुँ, बच्चों को आपने प्रोफ़ेशनल बनने के चक्कर में लाइन में लगा दिया है, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं बन पाते। एग्ज़ैक्टली। ना हुँ, एंटरप्रेन्योर बन पा रहे हैं, ना प्रोफ़ेशनल्स बन पा रहे हैं। उनको एक क्लियर विज़न दें कि वो क्या करना व्हाई अमेरिका इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़? कोई बिल्कुल। वजह तो होगी ना। हुँ, उसकी वजह यही है कि वो दुनिया में इतने एंटरप्रेन्योर दुनिया का कोई मुल्क नहीं बनाता जितना अमेरिका बनाता है। वहाँ पे बिज़नेस प्रोसेसेस आसान है। हर जगह आसान है। मैंने आपको कहा ना कि आज हमारे यहाँ सिर्फ़ आप एक एनटीएन, आप एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर आपकी तमाम रजिस्ट्रेशन होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, उसकी कोई पेमेंट भी नहीं है। ये इससे ज़्यादा आपको और क्या आसानी चाहिए? आप घर पे बैठ के नादरा आके तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा ना, कस्टम हाउस आपके घर पे आके आपको वीबॉक की ऐसे आईडी नहीं क्रिएट करके देगा। आप थोड़ा निकलें तो सही, अपने अंदर ज़रा एनर्जी तो लाएँ। अच्छा नहीं हमारे यहाँ एक परसेप्शन होता है ना पाकिस्तान में हर चीज़ मुश्किल है, कोई भी काम कराने जाओ तो लेट मी यार टेल यू, आई एश्योर यू, मेरा 38 साल गुज़र गए इस बिज़नेस के अंदर, बहुत आसान है, बहुत अच्छा। आसान है। अच्छा तो अभी जब हमने बात की तो आपने बताया कि प्रोडक्ट सेलेक्ट कैसे करें, उसकी डिमांड चेक करें। अब जो नेक्स्ट स्टेप है जो यूजुअली लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसमें ये है कि बायर ढूँढना इंटरनेशनल मार्केट में, वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो वो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हाउ वी कैन रीच अ गुड बायर? देखिए बायर है, मुश्किल काम है, उसकी वजह ये कि आज बायर जो है ना जिसका सॉलिड बैकग्राउंड नहीं है, वो कोशिश करता है कि उनके साथ काम ना करें क्योंकि थोड़ा-सा हमारे यहाँ का एक बैड इम्पैक्ट भी ये है कि लोगों ने एडवांस पेमेंट्स भेजी हैं और उसके बाद वो पता ही नहीं चलता, जब वो हुँ, ढूँढते हैं तो वो बेसिकली वो कंपनीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं। अच्छा ये दुनिया भर में हो रहा है, वर्चुअल कंपनीज़ होती हैं, उसमें आप 3-4 काम करें शुरू में, जो भी आप काम करना चाहते हैं, कम से कम $10 की एक डोमेन खरीदें। सही। वो अपनी एक अच्छी वेबसाइट बनाएँ, उसके ऊपर आप अपनी जगह की लोकेशन डालें, आपका एक परमानेंट नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर वो आपको रीच आउट कर सकता है। हुँ, आपके पास जब आप अपनी एनटीएन बनवाते हैं तो आपके पास एनटीएन की कॉपी होती है, आपके पास बैंक सर्टिफिकेट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट देता है, उसमें सर्टिफ़ाई करता है कि ये बैंक अकाउंट होल्डर है, इसकी ये कंपनी है, हमारे पास इतने अरसे से बैंक अकाउंट। तो वो तो पहली आपकी जो फर्स्ट जो कनेक्शन विद द बायर है, वो आपसे बायर आपसे डॉक्यूमेंट्स माँगता है। हुँ। अब आप डॉक्यूमेंट भी देने के काबिल नहीं होंगे तो फिर तो बायर आपके पास नहीं आएगा ना। तो वो जो फर्स्ट ट्रस्ट लेवल है उसको तो आप कम से कम पास करें एंड अगेन इट्स वेरी ईज़ी, इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा ये आजकल अमेज़न है, अलीबाबा है, ये डिफरेंट ट्रेड पोर्टल्स हैं ई-कॉमर्स के, तो इसमें जो है आपको क्या लगता है कि ये हम थ्रू दीज़ चैनल्स वी कैन एक्सपोर्ट
या ग्राउंड नेटवर्किंग ज़्यादा इफेक्टिव है? देखिए ये जो ई कॉमर्स कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो एक्सपोर्ट से बहुत डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल हटके होती हैं चीज़ें। वो यूं हटके होती हैं कि अब वो आप एक बल्क में दे रहे हैं, या तो अमेज़न के वेयर हाउस में रख रहे हैं या आप हुँ, अपने मर्चेंट वेयर हाउस में रख रहे हैं। राइट। उसमें फिर ब्रांडिंग होती है, आप अपनी प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हैं या आप जर्नल चीज़ों में काम कर रहे हैं। तो वो एक अलग चीज़ है। तो वो फिर आपको अगेन अपने आप को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आप अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म से ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म से अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, हुँ, या फिर एज़ एन एक्सपोर्टर ग्रो करना चाहते हैं, फिर ग्रेजुअली आप मैन्युफैक्चरिंग में जाके अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। हुँ, दीज़ आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो आपको बहुत आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। मेबी एट द बिगिनिंग आप सारे काम करते हैं, उनमें से जो जिस पे आप चल पड़ते हैं, फिर आप वो उसको अपनी जो है वो लाइफ में अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। बट दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। अमेज़न के ऊपर देखिए, अमेज़न कोविड के टाइम पे जब लोग घरों से बैठ के चीज़ें मंगा रहे होते थे, उस वक्त तो अमेज़न ने बहुत हुँ, लोगों को कमा के दिया। इस वक्त अमेज़न देखें $500 बिलियन से $200 बिलियन ऑलरेडी लॉस करके अमेज़न हुँ, बैठा हुआ है। तो अमेज़न इज़ ओनली चार्जिंग द स्टोर्स, बट वो इतना कमा के नहीं दे रहा है। दूसरी बात ये है कि अमेज़न पाकिस्तान में है ही नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल। हुँ, हुँ, अब वो दुनिया के हर मुल्क में है, पाकिस्तान में नहीं है। अल्लाह करे आ भी जाए यहाँ पे। तो आपके लिए चैलेंज ये है कि आप छोटी क्वांटिटी बना के भेजते हैं, तो आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। एग्ज़ैक्टली। बड़ी क्वांटिटी बना के भेजते हैं, तो आपको पहले एक अपना स्टोर उस लेवल पे लेके जाना चाहता है। आई एम नॉट श्योर कि जो बिगिनर होता है एज़ एन एंटरप्रेन्योर, उसके पास इतने फाइनेंस है या नहीं है। हुँ, इसमें एक कैटेगरी आती है जो वीएज़ हैं, जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं। उनको सिर्फ़ इस बात से ग़र्ज़ है कि वो $400-500 कोई उनको दे दे सही। और वो उनके लिए काम करें। देखें, दुनिया में कोई कभी किसी को कमा के नहीं नहीं, देता। नहीं, बिल्कुल। आपको अपने लिए खुद काम करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि जी अमेज़न पे काम करें या किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे काम करें, आप उस काम को खुद सीखें। हुँ, आपको प्रोडक्ट हंटिंग आनी चाहिए, रिसर्च करनी आनी चाहिए, कंपैरिज़न करनी आनी चाहिए। इतनी नॉलेज नो हाउ होनी चाहिए कि जिसकी वज़ह से आप उस चीज़ को कम से कम समझ सकते हैं। ठीक है, आप असिस्टेंट रख लें, लेकिन उसके लिए भी इम्पोर्टेंट ये है कि वो उस चीज़ को आप पहले समझें। अगर आप नहीं समझेंगे, तो आपको कोई भी कमा के नहीं देगा। अच्छा, ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट, ये जो ऑनलाइन सेलिंग है जिसके अभी आप ज़िक्र भी कर रहे थे, प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह, हुँ। तो डू यू फ़ील कि नाउ दिस बिज़नेस इज़ डेड? मतलब इसमें ना मार्जिन्स बचे हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो अब आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि अभी भी लोगों को परस्यू करना चाहिए ये? हर चीज़ का एक वक़्त आता है, सही। एक सीज़न होता है, एक उसका एक एक इरा होता है। अब आई थिंक दैट इरा हैज़ गॉन पास्ट। ओके। ज़रूरत होगी, हुँ, लेकिन अब वो चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म हो रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को ना। अब आप देखें, पाकिस्तान में पहले बड़े स्टोर्स नहीं हुआ करते थे। ऐसे आप ही। हर चीज़ छोटे-छोटे करियाना दुकानों से ले लिया करते थे। आज एक आम मुतवस्सित तबके का आदमी भी चाहता है कि वो एक अंडर वन रूफ जाए और उसको अच्छी पैकेज चीज़ें बिल्कुल। मिल जाएँ। तो और वो खुद से जाके शॉपिंग करना चाहता हुँ, है। हुँ, हुँ। तो उस वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो वो जो पहले जो ट्रेंड था ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जी हर चीज़ ऑनलाइन हुँ, हुँ, आपने हुँ। ऑर्डर कर दी। आई थिंक अभी फूड रिस्ट्रिक्टेड रह गया है, बाकी चीज़ों में जो है लोग चाहते हैं कि खुद से उन चीज़ों को फ़ील करें। एक और उसकी प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ें दिखाते हैं पिक्चर के ऊपर, वो चीज़ें पहुँचती नहीं हैं। ऐसे ही। तो लोग चाहते हैं उसको फ़ील करें, बिकॉज़ ऑब्वियसली दे आर पेइंग। फिर उसका जो रिटर्न पॉलिसी, ये वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ हैं। तो उसकी वजह से भी लोग चाहते हैं कि जी उसको जाके फ़ील करके लें, और चीज़ें मिल जाती हैं बहुत आसानी से। और वैसे भी मुझे लगता है कि शॉपिंग जो है ना वो एक फैमिली एक्टिविटी भी है। लोग वीकेंड्स पे जाते हैं बाहर मार्केट्स में एंजॉय करने के लिए। वो कहते हैं कि यार हम शॉपिंग भी कर लेंगे, हम कुछ खा भी लेंगे। तो मेरे ख्याल में ये भी एक वजह है जिसकी वजह से डाउन ट्रेंड आया है जब से कोरोना ख़त्म हुआ है। ऐसा ही 100% ऐसा ही। अच्छा, अब हम अक्सर केसेस सुनते हैं जो न्यू एक्सपोर्टर्स होते हैं जो काम शुरू कर रहे होते हैं उनके साथ फ्रॉड्स हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए, वो जो फ्रॉड्स होते हैं उससे बचने के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने साथ लेके चलें, किन चीज़ों का ख्याल रखें जिनसे हम इन फ्रॉड से बच सकें? देखिए, फ्रॉड तब होता है जब आप एक बायर एंड सेलर है ना, उसकी एक एग्रीमेंट होती है। हुँ, आप प्रोफार्मा इनवॉइस बनाते हैं, बायर को भेजते हैं। बायर पहले जब आपके रेट वेट तय हो जाते हैं, तो आप प्रोफार्मा इनवॉइस के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डालते हैं अपनी। वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके ऊपर दोनों का एडहेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 30% एडवांस पेमेंट मांगी है, बैलेंस 70% आपने कहा है कि मैं शिपमेंट करके बिल ऑफ लेडिंग आपको भेजूंगा, आपने बैलेंस मुझे पेमेंट करनी है, फिर मैं कंसाइनमेंट रिलीज़ करूंगा।
तो उसको वो चाहिए कि वो दे दे। अब वो क्या होता है, उसके मिसाल के तौर पे 20 डेज़ की हम्म, ट्रांज़िट टाइमिंग है, आपने कहीं भी बाय सी भेजी है, कंसाइनमेंट पोर्ट पे पहुँच जाता है, बायर कहता है अच्छा पेमेंट कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ती जाती है बिल्कुल। कि जी मुझे पैसे नहीं दे रहा है, मेरी शिपमेंट चली गई है, उसके सिर्फ 30% पे मैंने और अपना 60% लगा के माल बना दिया था, अब क्या करूँ? अब बायर आपके साथ जो बहुत स्मार्ट बायर होता है, खेलना शुरू कर देता है। आपने शिपमेंट 1 हफ्ता लेट कर दिया, मेरा सीज़न ख़त्म हो गया, मेरा क्रिसमस का सीज़न चला गया, मेरा ईस्टर का सीज़न चला गया, ऐसे मेरा फलाँ सीज़न चला गया, अब आप मुझे डिस्काउंट दें। आप कहते हैं मैं डिस्काउंट कहाँ से करूँ? खैर आपकी ये नेगोशिएशन बढ़ती रहती है और उसको कोई फ़िक्र नहीं होती, वो आपसे टाइम गेन कर रहा होता है। एक वक़्त ऐसा आता है, वो कहता है अच्छा ठीक है मैं माल बेच दूँगा, बेच के पैसे दे दूँगा तो मुझे कंसाइनमेंट रिलीज़ कर दो। आप हरगिज़ ये गलती ना करें कि उसके साथ कंसाइनमेंट रिलीज़ करा के उसको बोलें कि आफ्टर सेलिंग मुझे पैसे दे दे। ये हम्म, आपकी अपनी प्रिकॉशंस होती हैं। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप एलसी पे काम करें। अगर एलसी नहीं है तो आप एडवांस एंड बाय डीपी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है एट 30% एडवांस एंड 70% और टीटी ऑन शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, आप उसको तो अपने आप को करें। अगर आपने अपने आप को वीक छोड़ दिया तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड कर सकता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ही आपकी जिस्त होती है, जिसके ऊपर आप सबसे बेस्ट तरीके से एक दूसरे को पाबंद करते हैं कि आप मेरी लाइबिलिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है कि जो आपने मुझे ऑर्डर दिया है, मैं उसको टाइमली एग्जीक्यूट करूँगा, उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से करूँगा, उसके साइज़, क्वालिटी, हजम, पैकिंग तमाम चीज़ों का ख्याल रखूँगा। अगर आपने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन को इन्वॉल्व किया है तो वो भी आप करा लें, सारी बिल्कुल। चीज़ें कर लें। मेरे फैक्ट्री से शिपमेंट निकल गई एज़ पर योर सैटिस्फैक्शन, आपका काम है कि आप मुझे पेमेंट करेंगे। तो वो बड़ा होता है, वो सीखने की ज़रूरत है। वो अच्छा। सीखने की ज़रूरत वो बहुत है, बेशुमार लोग हैं सिखाने को। अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए, हम्म, आई एम अवेलेबल, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं चीज़ें उन लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। ये इतना मुश्किल काम नहीं। अच्छा, ये यूजुअली ये बिगनर्स के साथ ही होता होगा, ये प्रॉब्लम जो आता है, ये लॉसेस वगैरह जब वंस यू आर इन द गेम तो फिर तो ये मिनिमाइज हो जाते होंगे। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। अच्छा। हरगिज़ ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ना, गिरते हैं मैदान में शहसवार अक्सर। तो जी। वो जो है ना, वो जो बहुत अच्छे जो शहसवार होते हैं ना, घोड़सवारी करने वाले, वो भी गिरते हैं, हम भी अच्छा, गिरते हैं, बहुत गिरते हैं, बहुत चोटें तो कोई खानी पड़ती बताएं हैं। कोई गिरने की कहानी थोड़ा। बहुत है ए कहाँ से शुरू करें, कहते हैं कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुने। बहुत सारे मार्केट्स में देखिए, जब आप ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं ना किसी चीज़ हम्म, में, आपकी अपनी कैपेसिटी होती है, चादर और चारदीवारी। जी जी। चादर को देख के आपकी कैपेसिटी, मिसाल के तौर पे लेट्स से आप बिगनर हैं बिल्कुल, और आप $5000 से काम कर रहे हैं, तो आप अपने सारे, यू डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपको उसको कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ता है कि जी मुझे इस सेगमेंट में इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है। 5000 बहुत छोटे से अमाउंट की बात की है, आप इसको ले जाएं $50000 के ऊपर। तो फिर अगर आपने एक ही बायर के ऊपर वो अच्छा, बायर्स बाज़ ऐसे बहुत स्मार्ट बायर होते हैं, जो आपको इतनी बड़ी क्वांटिटी दिखाते हैं और आपको 10 लोगों का नाम बताएँगे, मुझे फलाँ भी दे रहा है, फलाँ भी दे रहा है, फलाँ भी दे रहा ऐसा है। ही। आप इस रेस में ना पड़ें। ओके। आप अपने आप को पहचानें कि व्हाट इज़ माय स्टेटस, व्हाट इज़ माय स्टैंडिंग एंड व्हाट इज़ माय होल्डिंग पावर। ये सही। 3 चीज़ों को आप कभी भी ना छोड़ें। आप आज अगर कोशिश करेंगे मैं गुल अहमद बन जाऊँ, मैं मियां मनशा बन जाऊँ, या हम्म, मैं एकेडी बन जाऊँ इन द स्टॉक मार्केट, या मैं जाके आरिफ हबीब बन जाऊँ इन द मार्केट, ये सब लोग इस फेज़ से गुज़र के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसके लिए आपको समझना होगा कि मेरी एक अपनी हैसियत क्या है, मेरी सलाहियत क्या है, मैं अपने आप को उसके अंदर ही, उस बाउंड्री में रख के करूँ। तो हम्म, फ्रॉड नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि आप अपने बायर को, वो जो केवाईसी होती है, नो योर कस्टमर, पहले आप उसको समझें। दूसरी बात ये है कि ओवर ट्रेडिंग ना करें। अगर आपके बायर ने आपको एक ऑर्डर दिया है, आपकी कैपेसिटी $5000 की है, आप $4800 की कैपेसिटी करें, $200 अपने फिर भी खर्चों के लिए रखें, वो पेमेंट 10, 15, 20 दिन, 25 दिन डिले हो तो आपके खर्चे ना हो। ये ना हो कि आप वो $5000 का ऑर्डर, और उसने कहा मुझे 25,000 का दे सकते हो, आपने इधर से पकड़ लिए, उधर से पकड़ लिए, उधर से पकड़ लिए, मार्केट का पैसा लेके हम्म, आपने काम कर लिया, और वो आप डिपेंडेंट इन वन बास्केट हो गए। तो वहाँ पे जाके इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप अपने आप को बहुत सेफली खेलें। हम्म, बिगिनिंग में तो बिल्कुल सेफली काम करें, ताकि वो जो आपके पास जो छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, या तो आपके फादर ने दी होगी कि बेटा अपना काम शुरू बिल्कुल। कर लो, या 4 दोस्तों ने मिलके एक अपना पूल बनाया होगा कि जी यार हम 4 लोग मिलके ये काम कर लेते हैं, या आपने कोई माँ की ज़ेवर बेच दिए होंगे, मैं बहुत डाउन लेवल से लेके चल नहीं, रहा हूँ, बिल्कुल सही या है। आपने बहन से ले लिया होगा, या किसी से ले लिया होगा, तो वो वहाँ पे आप फेलियर अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको बहुत कॉशियस होना पड़ता है, और बहुत आसान है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है।
अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप भी ये फेलियर्स फेस करते रहते हैं, अभी भी ड्यूरिंग द प्रोसेस लॉसेस आते हैं। तो एक तो ये थोड़ा-सा बताएँ कि अभी रिसेंटली कोई अगर लॉस आया हो, जब ये आता है ये डिस्प्यूट, तो इसको रिज़ॉल्व किस तरह करे बंदा कोई? देखिए इसमें 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। अगर तो आपने एक तो मार्केट के अपने नॉर्म्स हैं काम करने के, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो एस्टेब्लिश्ड बायर्स होते हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो अपने पैरामीटर्स से नहीं हटती। हुँ, वो हुँ। कहते हैं हम आपको एलसी देंगे, सही, आप एलसी पे काम करें। हम बिल्कुल। आपको एडवांस पेमेंट भी नहीं देंगे, हम आपको डीपी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते। जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं या कुछ कंट्री स्पेसिफिक, अब कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे आप यूएई में, मिडल ईस्ट में कहीं भी रहते हैं, वो लोग वहाँ जाके लाइसेंस लेके कंपनीज़ तो बना लेते हैं लेकिन उसको डिजिटलाइज़ नहीं करते हैं अपनी अर्निंग्स को। तो वो क्या करते हैं, सारा कैश में डील करते हैं और सही। आपको पैसे भी मनी चेंजर्स के थ्रू भेजते हैं, अपने बैंक के थ्रू ट्रांज़ैक्शंस नहीं करते हैं। हुँ, तो हुँ। उनकी ये कोशिश होती है कि जो बैंक को हम अवॉइड करें ताकि हम टैक्स को अवॉइड कर सकें। बट यूरोप के तमाम ममालिक में आप बैंक के बगैर काम नहीं कर सकते। तो वो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप किस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। जो लोग ये मनी चेंजर्स वगैरह के थ्रू पेमेंट भेजते हैं, वहाँ पे वो कभी अंडर इनवॉइसिंग करवा लेते हैं, कभी ओवर इनवॉइसिंग करवा सही है। लेते हैं, चीज़ें करते हैं। वो अपनी लाइन को आप बहुत सीधे रखें कि जी मैंने ये काम करना है और इससे हट के मुझे काम नहीं करना, तो फिर आप अगेन इस आपकी बचत हो जाएगी। अच्छा, लॉसेस की बात है, लॉसेस 100% प्रॉब्लम वहाँ पे आती है लॉसेस के अंदर जहाँ पे आपने ओवर ट्रेडिंग कर ली, बायर ने माँगा और आपने देखा ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। हुँ, देखिए हुँ। देयर आर नो शॉर्टकट टू सक्सेस, राइट? यस, यहाँ पे ये शॉर्टकट लोग ढूँढते हैं कि जी इस सीज़न में मैं मतलब मिलियनेयर बन जाऊँगा। प्लीज़ डोंट डू दिस। ये एक इसीलिए सीढ़ियों की बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल है कि लैडर वन बाय वन ही चढ़ना चाहिए। आप एग्री। जंप करके किसी भी लैडर पे नहीं जा सकते हैं। तो आप यू हैव इनफ टाइम, यू आर अ यंग एंटरप्रेन्योर, अभी हुँ, आपके हुँ। पास पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है बिलियनर बनने के लिए। वो आपको बिल्कुल ये ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए कि जी मैं एक अच्छा, दूसरी बात ये है कि लोग ये कहते हैं कि कुछ ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि जी आपका $5,000 $25,000 बन जाएगा। आप इस पे इन्वेस्ट कर दें, ऐसा इस ही है। तरह से करते हैं, भेज दो मैं तुम्हें माल बेच के इतना पैसा दे दूँगा। आप प्लीज़ इस तरह के किसी भी स्कैम का हिस्सा ना बनें। आप आपकी एक डिक्लेयर्ड प्रॉफिट मार्जिन होनी चाहिए। हुँ, हुँ। डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन होनी चाहिए, जो आपने काम किया है, मेहनत की है, उसकी उजरत आपको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप लालच में आते हैं तो एज़ आई सेड इन द बिगिनिंग कि कोई किसी को कमा के नहीं देता, तो वो शायद आप कमाने के चक्कर में वो पैसे भी आपके चले जाएँगे। मैं पिछले 33 साल से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, 38 साल हो गए मुझे इस फ़ील्ड में। आज भी एज़ ऑफ नाउ वी आर सिटिंग, आई एम मेरी जो रिसीवेबल्स हैं इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑब्वियसली, और ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो अभी ढाई ढाई महीने से उन्होंने पेमेंट नहीं की। हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मैंने फिर आपको ये समझाया कि आपकी होल्डिंग कितनी है, सही। कि आप उसको होल्ड कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर वो आपको जब तोड़ने की कोशिश करेगा तो आप कहेंगे जो भी मिलता है ले लो और आउट हो जाओ। तो वो उस लेवल पे जाने के लिए ऑब्वियसली आपको आहिस्ता-आहिस्ता करना तो पड़ता इसका है। एक आसान हल ये भी है ना कि आप भी अपने सप्लायर की पेमेंट रोक दें। नहीं, आप कर नहीं सकते। अगर आपको फ्लो में काम करना है, सप्लायर की पेमेंट रोकेंगे, फिर आप देखें, एक अच्छा सेलर, एक अच्छा एक्सपोर्टर वही होता है जिसकी सप्लाई चेन बहुत अच्छी है। बिल्कुल। अगर उसकी सप्लाई चेन ब्रेक हो जाती है, तो वो हुँ, इस बार-बार की आर-एन-डी में पड़ नहीं सकता कि नए सप्लायर को ढूँढे, फिर उसे नए अपने क्रेडिट की टर्म्स डिफाइन कराए। सही। कोई भी नया आएगा आपको कैश पे बेचेगा। बिल्कुल। पुराना जो 5 साल पुराना था, आपने पहले कैश पे लिया, फिर 15 दिन की क्रेडिट ली, फिर 20 दिन की क्रेडिट ली, उनके साथ आपने अपनी एक क्रेडिट लाइन भी सेट कर ली, एक आपका ट्रस्ट डेवलप हो गया उसके साथ। नया कोई भी आएगा वो आपको ट्रस्ट नहीं करेगा, वो गए पैसे तो आपके ऑलरेडी वहाँ पे फँसे हुए हैं एक्सपोर्ट में, तो आप नए सप्लायर को कैसे पैसे देंगे? अच्छा, ये जो अभी आपने बात की, इसी पॉइंट को आगे लेके चलें तो हुँ। कमिटमेंट का हमारे यहाँ बहुत इशू है। तो ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है कि यार अपनी कमिटमेंट, जैसे आपने कहा सप्लाई चेन के लिए भी आपने, भले आपसे जो कमिटमेंट की गई वो अगर फेल भी हो जाए, यू हैव टू फुलफिल योर कमिटमेंट। 100%, 100%, 100%। मार्केट में देखें, वो आप बायर से तो आप वर्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका सप्लायर है वो आपके दरवाजे पे बैठा है, और बायर एक फ्रॉड करके गया है या बिल्कुल। कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। पीछे आपके 20 अच्छे बायर हैं, बिल्कुल। और सप्लायर, आप सप्लाई चेन आपकी यही है। हुँ, तो हुँ। आप सप्लाई चेन को कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आपको कहीं से भी होगी। और दूसरी बात ये, एक और इम्पोर्टेंट, इतनी करेज और इतनी अपने अंदर बोल्डनेस रखें कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बी ऑनेस्ट विथ योर सप्लायर। हुँ, हुँ, हुँ। आप उसको गोलियाँ ना दें। सही।
कि ये जी अभी आ रही है, दे रहा हूँ, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये अभी तो मैं हमारा बाथरूम में हूँ, मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, प्लीज़ डोंट डू दिस। ये प्रोफ़ेशनल्स नहीं करते। जो ये काम करने की कोशिश करते हैं, पूरी ज़िंदगी फिर इसी लय में बह जाते हैं। बी अपराइट, अगर आपने किसी की पेमेंट देनी है ना, डोंट मेक हिम वेट फॉर यू, आप उसके दरवाज़े पे जाके बैठ जाएँ, मेरी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं आपकी पेमेंट नहीं कर पाया हूँ, मैं ज़ाती तौर पे आ गया हूँ यहाँ पे, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस। तो आप ये ना समझें कि जी आपकी पेमेंट लेके मैं कहीं भाग रहा हूँ। कहीं आप महीने में 1 मर्तबा विज़िट करते थे, जब आपने किसी की देनी हो, आप उसको महीने में 3 मर्तबा कॉल करें, 1 मर्तबा जाके उसके साथ चाय ज़रूर पिएँ, ताकि आपका ट्रस्ट लेवल वहीं ये पे जो आप रहे। बात कर रहे हैं ना, मुझे बड़ी थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छी लगी है। नो, प्रैक्टिकली में कहीं ऐसा होता है देख नहीं रहा। प्रैक्टिकली बहुत काम करती है ये चीज़ें। अच्छा, प्रैक्टिकली बहुत काम तो करती है। मैं ये थ्योरी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 100% अपने क्योंकि हम भी प्रैक्टिकल से बहुत बात सारे कर रहा लोगों से हमारा ताल्लुक रहता है। हूँ। आई हैवंट सीन एनी गाय जो इस तरीके से जो है मैं ना तो वो करता हूँ, अच्छा, बहुत करता हूँ। चलें दैट्स ग्रेट इफ यू आर डूइंग दिस। इससे कम से कम हमारा कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो फैलेगी। बहुत ज़रूरी है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने शुरू में हमने डॉक्यूमेंटेशन की बात की थी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो हमारे पास एनटीएन है, एक्सपोर्ट लाइसेंस वगैरह, ये थोड़ा-सा एक यंगस्टर के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट साउंड करता है सुनने में। तो एक सिंपल प्रोसेस में आप एक्सप्लेन कर दें और कंपेयर अगर आप कर सकें जो द वे यू स्टार्टेड इट एंड द डॉक्यूमेंटेशन यू यूज्ड टू, ताकि क्योंकि हमें ना अपनी गवर्नमेंट से बड़ा ये रहता है कि यार वो हमें सपोर्ट नहीं करती, हमारे लिए कोई ईज़ीनेस नहीं लेकर आते, तो वी कैन कंपेयर कि यार हाउ गवर्नमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड दिस सिस्टम। मैं बहुत आसान कर देता हूँ। आपको एक लॉयर चाहिए होता है, सही है। जो इनकम टैक्स का लॉयर होता है। बिल्कुल। 5,000 रुपए आपसे लेता है, हुँ, वो आपकी एक एनटीएन बना देता है, आपके अगर आपका वैलिड नादरा का सीएनआईसी। सेनाइसी है, वो आपको 5,000 रुपए की कॉस्ट पे आपकी एक एनटीएन बना देता है, बिल्कुल। वो बना के आपको दे देता है। उस एक एनटीएन के ऊपर आप 200 कंपनियां खोल सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल पीछे एक ही रहता है। उस पे आप पहली कंपनी डाल दें, जो भी XYZ, जो भी आपने नाम सोचा हुआ है कंपनी का, वो एनटीएन लेकर आप जाएंगे बैंक के पास, बैंक आपका बैंक अकाउंट खोल देगा। 10 रुपए से हुँ, बैंक अकाउंट खुल जाएगा, 100 रुपए से बैंक अकाउंट बिल्कुल। खुल जाएगा। ये 2 काम हो गए। तीसरा, बैंक जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाता है, बैंक को बोलें कि मुझे अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दे दें, कि हुँ, जी मेरा इस ब्रांच के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है। आप अपनी एनटीएन, आप अपना बैंक सर्टिफिकेट लेके आप कस्टम हाउस जाएंगे, टावर के ऊपर है, हुँ। वहाँ जाएंगे, उनका वी बॉक डिपार्टमेंट है, वहाँ से जाके आप अपनी वी बॉक की आईडी क्रिएट करवा लेते हैं। उसके लिए और कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है वहाँ उसके पे? लिए सिर्फ इजी पैसा से कोई 300 रुपए की या 500 रुपए की अच्छा, फीस है उसकी। वो वहीं पे बैठे हुए जो टाइपिस्ट कंपनीज और कुछ बैठी नहीं देना होती हैं, ऊपर? कुछ भी नहीं देना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है वहाँ पे। 100% वो लोग बैठे हुए हैं, उनकी एक बहुत बड़ी हेल्पलाइन बैठी हुई है वहाँ पे जाके, कस्टम उसी वाले वक्त बहुत आपकी खुश होंगे आपकी इस इस बात से। 100% कुछ नहीं करना पड़ता, दे आर वेरी गुड पीपल। ओके, अच्छा, 300 रुपये या 500 रुपये की इजी पैसा से आप अपने उसकी फीस पे करें, और वो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी वहीं पे। वो 100 रुपये लेगा, वो भी टाइपिस्ट बैठा होगा, हुँ, बिल्कुल कस्टम हाउस के बिल्कुल ऑपोजिट सामने बैठा हुआ है। वो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन निकालेगा, आपकी एक वी बॉक की आईडी क्रिएट कर देगा। जैसे ही आपकी आईडी क्रिएट होती है, जो आपका बैंक अकाउंट बना था, आपके पास एक क्लियरिंग एजेंट होना चाहिए, हुँ, हुँ। जिसको आप प्रोफाइल में डालेंगे। वो अब जैसे ही आपकी वी बॉक आईडी क्रिएट हो जाएगी, आप जाएंगे, वो पूरी आप यूज़र सपोर्ट सिस्टम के अंदर जाएँगे, उसके अंदर सारी चीज़ें बैठी, बाकी आप सारा काम घर से बैठ के करेंगे। मैंने अपनी बिगनिंग की थी 1998 में, हम उस ज़माने में पढ़ा करते थे और सुना करते थे कि सिंगापुर में आप जितनी देर में बैठ के आप अपनी कॉफ़ी पी रहे होते हैं, इतनी देर में आपकी शिपमेंट ऑनलाइन क्लियर हो जाती है। वाओ! 100% आज पाकिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। नाइस। 100%. It's a replica of what Singapore used to do 30 years back. It is 100% happening in Pakistan. अभी आप अपनी एक कंसाइनमेंट की जीडी फाइल करते हैं, उसमें एक थोड़ा सा प्रोसेस है, और वो सब्र का प्रोसेस है। वो ये है कि बिल्कुल जो नए लोग आते हैं, उनको कोई कम से कम 40-50 ऐसे एक्सपोर्ट्स करने पड़ते हैं,
जिसके बाद वो ग्रीन सिग्नल में चले जाते हैं, उससे पहले वो रेड सिग्नल में होते हैं। ओके। तो उसकी वजह से उनकी तमाम कंसाइनमेंट्स जो है ना, मोस्टली या कम से कम 10 12 15 कंसाइनमेंट ऐसी हैं जो कस्टम फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए खोलता है, उसकी एग्जामिनेशन करता है। उसमें आपको डीईसी भी मार्क हो सकती है, जो ड्रग सेल होती है, जो हमारे एंटी नार्कोटिक फोर्स है, और उसके अंदर एएनएफ भी मार्क हो सकती है, जो कि एंटी नार्कोटिक फोर्स है। हो क्या सकती है, होगी, 100% होगी, एग्जैक्टली। क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं तो उनको नहीं पता कि जी आप ड्रग भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं। तो आपकी कंसाइनमेंट को वो मार्क करेंगे, उतारेंगे, कंटेनर से बाहर निकालेंगे। अगर सिर्फ डीईसी मार्क हुई हुई है तो वो लाइन बना के फिर उसके ऊपर वो अपने वो स्निफिंग डॉग्स लेकर आते हैं और वो आपका प्रोसेस करता है। और फिजिकली कस्टम एग्जामिनर आपकी जो इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट होती है, बेसिकली उसको मैच कराते हैं कि जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है वो डिक्लेरेशन आपकी एज पर कंसाइनमेंट है या नहीं है। और जो ड्रग अथॉरिटी होती है वो उसको जाके वो हमारे एंटी नार्कोटिक फोर्स वाले उसको चेक करते हैं, और करने के बाद आपकी कंसाइनमेंट को लोडिंग अलाउ कर देते हैं सिंपली। तो ये तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है। अगेन इट्स नो 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 रॉकेट साइंस और एनीथिंग। नहीं, ये तो आप जो प्रोसेस बता रहे हैं बड़ा यूजुअल प्रोसेस है और बड़ा लॉजिकल लग रहा है। तो लेकिन फिर व्हाई इट इज सो मच नेगेटिविटी अराउंड दिस, कि यार ये बड़ा मुश्किल है एक्सपोर्ट करना। किया और नहीं है ना, सुनी हुई बातों पे बातें कर रहे हैं। मैं तो करने वाला आदमी बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा। आपने नहीं किया तो आपको ये नेगेटिविटी या कंफ्यूजन, इट्स नॉट अबाउट नेगेटिविटी, इट्स ऑल अबाउट कंफ्यूजन। आप एक मर्तबा करें, आपको सारे प्रोसेस का पता चल जाता है। नहीं, ये बात तो है कि मैंने किया नहीं है काम, लेकिन स्टिल वी गेट टू, मैं उन लोगों के लिए भी ये बस सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये काम करना चाहते हैं, व्हेन दे रीच आउट समवन, तो यो माइंडसेट क्या है कि वो इतनी डिस्करेजमेंट मिलती है कि नहीं यार ये काम यहाँ से करना बहुत मुश्किल है, कस्टम वाले सामान रोक लेते हैं, पाकिस्तान पे वहाँ पे ट्रस्ट नहीं करते, वहाँ पे जाके कंसाइनमेंट हमारे फंस जाते हैं। तो ये रियलिटी है या इसमें हमारी तरफ से कोई कोताही होती मैं है? बताता हूँ क्या है। देखें, वहाँ पे माल फंसने की वजूहत ये होती है कि आपने एक चीज़ ली है, हर एक चीज़ की सर्टिफिकेशन होती है। अगर आपने हलाल फूड एक्सपोर्ट किया, हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर आपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की है, जिसमें से राइस है, व्हीट है, शुगर है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसके लिए आपको फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। अगर आप लाइव बर्ड या लाइव स्टॉक एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको अपना उसकी वाइल्ड लाइफ की सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। तो अगर आपने वो सारी चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है तो कोई कंसाइनमेंट नहीं रोकता। मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूँ कि जो बिगनर होगा उसकी कंसाइनमेंट यहाँ पे रुकेगी, सही। 100% रुकेगी। लेकिन ओके। उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि उसकी कंसाइनमेंट रुकी है। आप नए हैं, आपको चेक कर रहे हैं कि जो आपने डिक्लेयर किया है इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट के अंदर, वही चीज़ वहाँ पे जब पोर्ट पे खुला है या नहीं है। ठीक है, तो आपकी कंसाइनमेंट को वापस खोलेंगे, 10% वो चेक करते हैं। अगर आपने 1000 कार्टन भेजे हैं, 100 कार्टन 10% करते हैं, वो उनके उनको अथॉरिटी है, वो शायद 10% भी ना करें, 2 कार्टन खोलें और पहले ही 2 कार्टन में आपने जो डिक्लेयर किया पैकिंग लिस्ट के अंदर अगर वही चीज़ मिली, वो वापस सील करेंगे और कस्टम की टेपिंग करेंगे उसके ऊपर कि ये कंसाइनमेंट खोली गई थी, ताकि आपका बायर आपके ऊपर क्लेम ना करे कि जी आपका माल फटा हुआ आया, खुला हुआ है। वो कस्टम की बाकायदा उसके ऊपर रैपिंग होती है, टेपिंग होती है। वहाँ कारपेंटर्स होते हैं, वहाँ पे पैकिंग वाले होते हैं पोर्ट के ऊपर, वो वापस डाल के सारा कुछ आपके कंटेनर में। और आजकल तो ये भी है कि वीबॉक के ऊपर वो तस्वीरें भी अपलोड करते हैं कि जी आपकी कंसाइनमेंट कितनी खुली, किस हालत में खुली और हमने किस हाल में पैक करके डाला है। ये पहले हम बहुत क्लेम करते थे, बायर्स कहते थे कि जी हमारी पूरी की पूरी कंसाइनमेंट इन्होंने ज़ाया कर दी है। तो अब कस्टम वाले और एंटी नार्कोटिक फोर्स वाले तस्वीरें डिजिटल कैमरे से बना के बाकायदा अपलोड करते हैं, जो आप खुद भी जाके देख सकते हैं कि मेरी कंसाइनमेंट किस हालत में खुली थी और किस हाल में पैक हुई है। अच्छा, मुझे पता है इस पॉडकास्ट के नीचे ना जो भी एक्सपोर्टर्स वगैरह देख रहे होंगे वो ज़रूर कमेंट करेंगे, तो मैं प्रीएम्प्टिवली ये सवाल पूछ लेता हूँ कि जब ये सब होता है तो देन देयर इज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कस्टम वाले ना थोड़ा सा फिर कहते होंगे कि भाई आप हमें कुछ इसको मूव अंडरटेकिंग कराने के लिए। करें, ये हाँ, करें। हाँ, हाँ। देखिए, पहली बात तो ये आजकल के हर जगह पे जितने जो जो उसकी जो डेडिकेटेड यार्ड होती है ना, जहाँ पे ये सारा माल खुलता है, वो इट इज़ स्ट्रिक्टली अंडर कैमरा विजिलेंस। ओके। वहाँ अब पहले क्लियरिंग एजेंट का आदमी चला जाता था, वो भी नहीं जाता है।
आपने जो देखना है, चैलेंज करना है कस्टम अथॉरिटी को, एंटी नारकोटिक फोर्स को, आप रिकॉर्डिंग निकलवा के चेक कर सकते हैं। एंड इट इज़ कनेक्टेड विद एफबीआर एंड ऑल दी अथॉरिटीज़ इन इस्लामाबाद। तो अब बहुत चीज़ें स्मूथ हो गई हैं, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। हाँ, कस्टम आपको, मैं कह सकता हूँ कि जी वो बीच में बात करते हैं कि जी अच्छा हम आपकी एग्जामिनेशन, मतलब माल ज़्यादा नहीं खोलेंगे, ये करेंगे, तो सही वो सही। आपका क्लियरिंग एजेंट ही वो सारी आपके लिए हम्म। बार्गेन करता है कि जी स्पीड मनी दे दें थोड़ी सी, हम आपको निकलवा देंगे। अगर आप बहुत क्लियर हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वेसल भी हम्म। ऐसा नहीं है कि कल ही जहाज़ ने सेल करना है आज है, तो आप कोशिश करें कि ना करें, सिस्टम को ख़राब ना करें। लेकिन अगर आप बहुत डेस्परेट हैं कि जी मेरा माल निकल जाए, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि कस्टम क्लियरिंग एजेंट भी अगर एंटी नारकोटिक फोर्स ने रोक लिया है, दे कैन नॉट हेल्प यू। वो आपका कंटेनर उतारेंगे, ग्राउंड करेंगे, उसको माल को चेक करेंगे। आप जस्ट स्टे अवे, अगर आपने कोई गलत काम नहीं हम्म। किया है। और एक और बात बताऊं, आप इसको करके अपनी प्रोफाइल ख़राब कर रहे होंगे। तो आप ओके। कोशिश करें कि आपके 8-10 कंसाइनमेंट ऐसे खुलते हैं, खुल जाने दें, ताकि आप ग्रीन चैनल में जा सकें। ग्रीन चैनल में एक मर्तबा चले जाएंगे तो फिर शायद 200 कंटेनर में आपके एक कंटेनर खुलेंगे, वरना नहीं खुलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्रोसेस स्मूथ है, कि आपने प्रोडक्ट भी सही सेलेक्ट किया है, उसके अंदर सारी चीज़ें भी क्लियर हैं, और यू हैव इनफ टाइम के यार शिपमेंट में भी टाइम है, तो यू आर डूइंग योर प्रोक्योरमेंट हम्म। अराउंड योर शिपमेंट। हम्म। सही है। तो अगर आप देखिए, ये आपको वेसल की जैसे ही आप अपना मिसाल के तौर पे आपने बायर को कहा कि जी ये आपका ऑर्डर है और ये मैं 45 डेज में तैयार करूंगा। सही है। आप 30वें दिन अपने क्लियरिंग एजेंट को या फ्रेट फॉरवर्डर को कांटेक्ट करते हैं कि जी अब मेरी कंसाइनमेंट रेडी होने वाली है, मुझे 2 हफ्ते की वेसल की शेड्यूल बता दो या एयरलाइन की शेड्यूल बता दो कि कब कब जहाज सेल करता है, या कब कब एयरलाइन जो है इसकी फ्लाइट्स हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 3 दिन पहले कट ऑफ टाइम आता है। हम्म। हमेशा हर कंसाइनमेंट की एक कट ऑफ टाइम आती है कि रेफ्रिजरेटेड कंटेनर का ये कट ऑफ टाइम है, और ड्राई कार्गो का ये कट ऑफ टाइम है। आप कट ऑफ टाइम से पहले अपनी कंसाइनमेंट पोर्ट पे इन करा दें, ताकि कस्टम को आप इतना वक्त दें। होता क्या है, कंटेनर है आपका, उतरते ही जाके वो अपने कंटेनर पे देखे होंगे हजारों कंटेनर एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। वो कंटेनर जाके एक दूसरे के पीछे दब जाते हैं। जैसे ही कस्टम उसको मार्क करता है, ये सारा कुछ ऑनलाइन होता है, कोई फिजिकली मार्क नहीं कर रहा है। वो जैसे एग्जामिनेशन मार्क करता है, फिर वो टर्मिनल को लिखते हैं कि जी ये कंटेनर मार्क हुआ है एग्जामिनेशन के लिए, अब ये कंटेनर ग्राउंड करके दें। अच्छा। आपका कंटेनर गया था, उसके पीछे 14,000 कंटेनर और जा चुके हैं। ओ। अब उस कंटेनर को उसमें से निकालना है, और वो जो डेडिकेटेड एरिया है जहाँ कैमरा लगा हुआ है, जहाँ सारी चीज़ें होनी है, उसको उतारेगा फोक लिफ्टर वाला, वो टाइम लगाएगा, फिर लाके उसको वहाँ पे रखेगा। तो अगर आपके पास पता है कि जी आज एक जहाज़ की बर्थ हुई है सुबह 9 बजे, और रात के 2 बजे सेल हो जाना है, तो कंटेनर ग्राउंडिंग में 24 घंटे चाहिए होते हैं। फिर एग्जामिनर्स आते हैं रात के दोपहर के 2 बजे, रात के 8 बजे तक करते हैं। फिर वो सारा कुछ कर करा के अपलोड कर देंगे, फिर इसकी अलाउ लोडिंग आएगी इस्लामाबाद से। हम्म। तो आपको एटलीस्ट यू शुड हैव एटलीस्ट 36 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स बिफोर वेसल सेलिंग, ताकि आपका कस्टम का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो सके। नहीं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, सही, इसके बिल्कुल, बगैर वेरी काम नहीं इंपॉर्टेंट। होता। और मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ इस बात से कि ये बड़ा क्रिटिकल काम है पाकिस्तान के लिए भी, कि हम्म। ऐसा कि यहाँ से कोई कंसाइनमेंट चला जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम हो और वहाँ वो पकड़ा जाए, हम्म। तो इससे पाकिस्तान की बड़ी बदनामी होगी। तो मेरे समझे बिल्कुल दे आर ऐसे ही डूइंग है। ए वेरी ग्रेट जॉब, जिस तरह आप बिल्कुल ऐसे बता ही। रहे हैं, बिल्कुल जो ऐसे ही। विजिलेंस है और सारा जो प्रोसेस है। बिल्कुल आई ऐसे ही। थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी नेसेसरी फॉर पाकिस्तान हम्म। ऑल्सो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अभी आप जब बात कर रहे थे तो आपने बताया कि डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं। तो मेरा सवाल इसी से है कि अभी क्योंकि हम एक यंगस्टर को मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि वो इस तरफ आएँ, तो पाकिस्तान में रहते हुए ऐसा कोई प्रोडक्ट कैटेगरी आप सजेस्ट करें, जिसके अंदर ये वाली रिक्वायरमेंट कम हो सर्टिफिकेशंस वगैरह की, भले मार्जिन कम हो उस कैटेगरी में, लेकिन एक बंदा जो नया काम स्टार्ट कर रहा है, टू गेट द आइडिया ऑफ हाउ द प्रोसेस वर्क्स, हम्म। तो वो इस प्रोडक्ट कैटेगरी से स्टार्ट कर सके। हम्म। देखिए, पहले तो सर्टिफिकेशन को समझ लें कि ये बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। सही। सबके इदारे बने हुए हैं, और उन सबके एजेंट्स मौजूद होते हैं। ओके। तो अगर तकरीबन पहली चीज़ तो ये है कि एक सर्टिफिकेट तो हर हाल में चाहिए होती है, वो है चेंबर ऑफ कॉमर्स की। ओके। तो जैसे ही आप अपना वीबॉक में अकाउंट खोलते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो आप चेंबर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेते हैं। आई थिंक चेंबर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप शायद 6,000 रुपये की है, ओके। और इतनी मुश्किल भी नहीं है। 4,800 रुपये उसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है।
तो वो ज़रूरी होता है क्योंकि हर मुल्क को एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चाहिए होता है। तो एक एक तो ये एक तो हर हाल में ये एक फंडामेंटल सर्टिफिकेशन है जो हर एक्सपोर्टर को चाहिए होती है, हर प्रोडक्ट के साथ चाहिए होती है। वो बहुत आसान होता है, आप चेंबर में जाते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, वो आपको फॉर्म्स, पहले ये होता था कि आप हर बार एक अटेस्टेशन की फ़ीस पे करते थे, अब आपको वो फॉर्म का पूरा एक बंडल दे देते हैं जिसमें आई थिंक 100 सेट्स होते हैं या 25 सेट्स होते हैं, आई डोंट एग्जैक्टली नो। बट ये होता है कि उसमें 5-5 पीस के सेट होते हैं, एक मरतबे में 10,000 रुपये का फॉर्म मिल जाता है। तो हर बार आप अपनी जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं उस पर टाइप करते हैं, वो देते हैं, वो आपको एक टोकन देते हैं, 20 मिनट के बाद वो आपको अटेस्ट करके वापस दे देते हैं, आपका राइट। आदमी जाता है हाथ के हाथ करा के ले आता है। सो ये तो बुनियादी तौर पे सर्टिफिकेशन है। अब अगर आप मिसाल के तौर, मैं 5 आइटम आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पे आज आपको कोई बायर मिल जाता है पाकिस्तान से आपकी फ्रूट या वेजिटेबल एक्सपोर्ट के लिए। उसकी बनती है फाइटो सर्टिफिकेट। मलिर हॉल्ट के पास यहाँ पे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन का इदारा है। वो आपसे 500 रुपये या 300 रुपये उसकी ऑफिशियल फ़ीस है। शायद एजेंट आपसे 800 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, वो आपके बिहाफ पे टाइपिंग करता है, चीज़ें करता है, जमा कराता है। गवर्नमेंट आपसे कोई फ़ीस चार्ज नहीं करती, जहाँ पे आपका माल बन रहा है वहाँ पे वो अपने इंस्पेक्टर्स भेजते हैं, वो जाते हैं, वो भी आपका एजेंट ही अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाता है, अपनी गाड़ी में बिठा के लेके आ जाता है। उसकी वजह से आपको शायद थोड़े से पैसे ज़्यादा चार्ज करता है क्योंकि उसका फ्यूल एनर्जी सही, बिल्कुल। उसके ऊपर वो लग रही है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप लेट्स से कि जी आप गवावा भेज रहे हैं, मैंगो भेज रहे हैं, ऑरेंज भेज रहे हैं, अनियन भेज रहे हैं, पोटैटोज़ भेज रहे हैं पाकिस्तान से, तो उसके लिए आपको फ़ाइटो सर्टिफिकेट चाहिए होती है। आपको मेंबर होना ज़रूरी नहीं है फ़ाइटो कंपनी की, सही। वो गवर्नमेंट का इदारा है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन है। वो एयरपोर्ट से भी इशू करते हैं, मलिर हॉल्ट से भी इशू करते हैं, अगर आप पंजाब से भेज रहे हैं तो पंजाब से भी इशू करते हैं, मुख्तलिफ जगहों से इशू करते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल अगेन। ओके। हलाल फूड सर्टिफिकेशन, अगर आपने कोई हलाल मीट एक्सपोर्ट करनी है तो जिस स्लॉटर हाउस से आप बनवा के दे रहे हो, एक्चुअली पूरे का पूरा स्लॉटर हाउस जो है उसको सर्टिफाई करते हैं। और वो ओके। जिस कंट्री के लिए होते हैं वहाँ के उनके क्लैरिक्स आते हैं, उनके उलमा आते हैं। अगर कोई मिसाल के तो अहले तशी है तो वो अपनी सर्टिफिकेशन दे कर जाएगा, अहले सुन्नत वाला अपनी ओके। सर्टिफिकेशन दे के जाएगा, और उनमें से अगर कोई दूसरे लोग हैं तो फिर वो अपनी सर्टिफिकेशन दे के जाएंगे। तो जहाँ से आप वो प्रोडक्ट बनवा रहे हैं वो आपको अपनी प्रोडक्ट के साथ सर्टिफिकेट दे देंगे, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ से परिंदे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारी वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट है कराची के अंदर। आई थिंक उसकी फ़ीस बहुत थोड़ी सी 5-6 हज़ार रुपये की है, और जो फिर इस्लामाबाद से सर्टिफिकेट इशू होता है आई थिंक उसकी 20,000 रुपीज़ की फ़ीस है। ओके। वो वहीं पे होती है उनके मिनिस्ट्री में। उसके बाद वो आपके पास पर्टिकुलर पीरियड के लिए 1 साल के लिए आ जाता है, और वो हर एक बर्ड के लिए अलग-अलग एनओसी आती है बेसिकली, वो सर्टिफिकेशन नहीं है, वो एनओसी आती है। ये मैंने आपको बुनियादी चीज़ें बता दी। आपका एक और सवाल इसमें ज़िमनी ये था कि कोई बिल्कुल बिगिनर कुछ करना चाहे, ऐसा कोई प्रोडक्ट जिस पे कोई सर्टिफिकेशन नहीं जी। चाहिए। चेमर की सर्टिफिकेशन हर हाल में चाहिए होगी। ओके। हैंडीक्राफ्ट कर ले, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगी ओके। उसकी। बट अगर फ्रूट एंड वेजिटेबल काम करना चाहता है जैसे मैंने बताया, तो वो उसको जाके सिर्फ अपना फ़ाइटो लेनी पड़ती है, विच इज़ वेरी ईज़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर भी। तो कुछ भी प्रोडक्ट उठा लें, कुछ नहीं है, अगर उसको यहाँ से पाकिस्तान से परिंदे एक्सपोर्ट करना चाहता है वो कर ले, वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट कर ले, यूज़ क्लोथिंग गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर ले, मार्बल टाइल्स एक्सपोर्ट कर ले, यहाँ से सैनिटरी की फिटिंग्स एक्सपोर्ट कर ले, फूड आइटम को चाहे तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें कर। आपको बड़ी हैरानगी होगी, लोग करते नहीं हैं। रोज़ाना यहाँ पे आप एयरपोर्ट पे जाएँ तो हज़ारों टन के हिसाब से सब्जियां होती हैं। आपके यहाँ से बैर लोग छोटे छोटे 4 किलो के उसमें एक्सपोर्ट करते हैं, अरवी एक्सपोर्ट होती है, भिंडी अच्छा। एक्सपोर्ट होती है, और ये यूके, यूरोप की मार्केट, सऊदी अरेबिया की हम्म। मार्केट जाती है, बहुत जाती है डेली। आज बच्चों को असल में ये घर से निकलते नहीं हैं, सिर्फ ये निकल के बाहर जाना शुरू कर दें। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। जी। मेरे पास एक इंक्वायरी आई 2001 में या 2 में, श्रीलंका से, और श्रीलंकन को चाहिए थे पाकिस्तानी प्याज। हमने प्याज खाने के अलावा कभी कुछ किया नहीं था, क्या करें जी, मालूमात की। मेरे एक दोस्त लेकर मेरे पास वो इंक्वायरी आए। मैंने कहा चलो मालूमात करते हैं, तो हमने वही किया, बैठ के रूम में बैठ के गूगल करना शुरू किया, और जितने लोगों को कॉल की वो अपनी लंबी लंबी कहानियां सुनाई कि जी हम अच्छा। आपको 50 कंटेनर दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और इतनी पेमेंट, एडवांस पेमेंट होगी, ये वो, जो कि हमारे मतलब बिगनर थे तो चीज़ें फिट नहीं आ रही थी। हम्म। तो मैंने और राशिद ने डिसाइड किया हम सब्जी मंडी चलते हैं।
हम अच्छा। अपने घर से निकले, दफ्तर से निकले, सब्जी मंडी चले गए। सब्जी मंडी चले गए तो वहाँ बड़े-बड़े आढ़ती जो जायंट किस्म के हैं, जिनके अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन है, वो हमें हाथ ना पकड़ाएँ कि जी हमारे ये रेट हैं, इतना कमीशन होगा, ये ले जाओ। उनमें से एक बंदा चाय वाला था और उसने हमें सुना 2-3 आढ़तियों के पास जाते हुए। तो उसने बुला के कहा, "क्या मसला क्या है तुम्हारा?" मैंने कहा, "यार प्याज़ एक्सपोर्ट करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।" चाय वाला पूछ रहा चाय वाला मुझसे पूछता है है। कि क्या करना है? मैंने कहा प्याज़ एक्सपोर्ट करना है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने कहा कि यहाँ से निकलो सब्ज़ी मंडी से, आए तो सही जगह पे हो लेकिन यहाँ से ये काम भी नहीं होगा। पीछे चले जाओ तुम गोट में, उसने कोई गोट का नाम बताया। कहा यहाँ अच्छा। बड़े-बड़े गोडाउन हैं और सारे पठान यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आपको पैकिंग भी करके देंगे, सॉर्टिंग भी करके देंगे, कर कर आके आपका माल तैयार करके देंगे और इनसे आपका काम बन जाएगा। हुँ, तो साथ में वो 1-2 लोग गुज़र रहे थे, उसने आवाज़ दे के बुलाया कि खान साहब ये देखें इनका एक्सपोर्ट का मसला। उसने कहा हमारे गोडाउन पे आ जाओ। हम उनके साथ मोटर बाइक पे पीछे बैठे वो अपने गोडाउन लेके गए, एकड़ों में गोडाउन्स। वाओ! और उन्होंने बताया ये देखें ये मलेशिया का माल बन रहा है, ये सिंगापुर का बन रहा है, ये दुबई का बन रहा है, ये कतर का बन रहा है, ये पैकिंग हो रही है, ये पैक एंड वी वर लाइक स्टन्ट कि यार ये कौन-सी दुनिया में आ गए। बिल्कुल। तो वो मैंने पहला एक्सपोर्ट मैंने वहाँ से किया और उसके नाइस। बाद लिटरली मेरे एक-एक ऑर्डर मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मेरे लिए पूरा का पूरा जहाज़ लोड होके जाता था। जिस जहाज़ की ट्रांसशिपमेंट टाइमिंग 32 दिन की होती थी, मेरा कार्गो इतना होता था कि उन्होंने मुझे 12 दिन के अंदर वो मुझे करके दिया क्योंकि मेरे लिए पूरा जहाज़ लोड होके एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता था। एंड आज भी हम अल्लाह ने हमें ये एज़ाज़ बख्शा है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो फ्रेंच गवर्नमेंट को देती है, सिर्फ़ मेरी कंपनी देती है। वो हम पे इतना वाह! ट्रस्ट करते हैं वो। हर साल जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी कंपनी पूरी करती है। तो उस एक कोशिश से अगर हम अपने दफ्तर से निकल के नहीं गए होते हुँ, और ये पूरा जो सप्लाई चेन है इसको हमने कनेक्ट नहीं किया होता, आज हम ये इतना बड़ा काम नहीं कर रहे होते। सो इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट एंड इट कैन बी एज़ स्केलिंग एज़ गेटिंग इंटो मल्टी-मिलियन डॉलर्स ऑफ बिज़नेस। स्मॉल स्टेप्स मेक्स बिग It डिफरेंस। makes absolute big steps, yeah. सर अच्छा मैं ये आपका तो बड़ा हसल वाला आपने स्टोरी बताई, लेकिन स्टिल आई वांट टू मेक वेरी ईज़ी फॉर आवर व्यूअर्स। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कोई गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स या कोई ऐसी एग्ज़िबिशन्स वगैरह जहाँ पे होती हैं, जहाँ पे कोई अगर जैसे एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, उसके पास कोई सप्लाई चेन है, वो चाहता है यार मैं अब एक्सपोर्ट की तरफ जाऊँ। तो ऐसी कौन-सी एग्ज़िबिशन्स वगैरह आप रेकमेंड करती हैं, जहाँ पे जाके आपको बायर्स मिल सकते हैं या आपको उनके प्रॉस्पेक्ट मिल सकते हैं अच्छे? तो ये आप दुनिया भर में होते हैं। पाकिस्तान में एक्सपोज़ होती हैं तो दुनिया के लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हुँ, हैं, वो आके कराची में या लाहौर में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर तो आपका फंडामेंटली ये है कि जी मैं इंपोर्ट करके पाकिस्तान की मार्केट में बेचना चाहता हूँ, तो आप वहाँ चले जाएँ। फिर यहाँ की कंपनियाँ भी एग्ज़िबिट करती हैं। हुँ, तो यहीं की कंपनियों से मिसाल के तौर पे आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं पता। आप सिर्फ़ अपनी डायरी लें, एक बैग लें और एक्सपो में चले जाएँ, हर एक्सपो में जाएँ। उनके कैटलॉग्स एंड ब्रोशर्स को आप कलेक्ट करें, उनसे पूछें वो प्रोडक्ट क्या बेचते हैं और इनकी मार्केट्स कहाँ हैं। वो लाके आप अपनी वेबसाइट पे डालें और फिर आप दुनिया में उनके बायर्स ढूँढें। और अगर आपने बाहर बायर ढूँढने हैं तो स्टार्ट करें आप दुबई से। दुबई में गल्फ फूड होता है, आप फूड आइटम में चले जाएँ। गल्फ बिल्ड होता है, अगर हुँ, आप हुँ, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, वो होता है। साल में 4-4 मरतबा होते हैं, साल में 1 मरतबा तो लाज़मी होता है। और दुनिया के पता नहीं कितने ममालिक, तकरीबन जो भी ममालिक हैं वहाँ से वो लोग आके अपनी और ये प्रोडक्ट को फ्रूटफुल एग्ज़िबिट होते हैं करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बहुत होते हैं, अच्छा। बहुत होते हैं क्योंकि आप वहाँ पे जाके अब देखिए ना, अब दुनिया के 150 मुल्कों में तो आप नहीं जा सकते, हुँ, 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 लेकिन 150 मुल्कों का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद होता है। बिल्कुल। आप जाते हैं, अपना बिज़नेस कार्ड एक्सचेंज करते हैं, फिर उसको वापस आके आप प्रपोज़ल देते हैं, कॉल करते हैं, फ़ॉलो अप करते हैं। उनमें से अगर आप 150 लोगों से मिल के आते हैं, तो 150 में से 15 लोगों से तो आपकी एक्टिव कम्युनिकेशन हो जाती है, 15 लोगों में से आपकी एक्टिव बिज़नेस जनरेट हो जाती है। तो ये तो सिंपल सा तरीका है। इसी तरह से फ्रैंकफर्ट में होता है, इसी तरह से हैम्बर्ग में होता है। आपका जो टेक्सटाइल का है, वो जर्मनी में हैमटेक्स सबसे बड़ी एग्ज़िबिशन है। सऊदी में बहुत बड़ा हो रहा है, सऊदी में आईटी के हवाले से बहुत हुँ, हुँ, बड़े-बड़े हो रहे हैं। दुबई तो हर आए दिन कोई ना कोई एक्सपो करा रहा होता है। पाकिस्तान में होते हैं, फॉरेन कंपनीज़ आते हैं, उनको बोलें जाएँ, मिलें जाके चीज़ों को करें वो। बहुत आसान है, उनको निकलना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, सही। जो न्यू एक्सपोर्टर है जिसने अभी-अभी काम स्टार्ट किया तो उसको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि शुरू के 6 महीने में उसे किस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी पे या कंसिस्टेंसी पे? यार शुरू के 6 महीने में तो वैसे ही कुछ नहीं होता उसको, शुरू के 6 महीने में तो शायद उसको एक कस्टमर मिल जाए।
ओके, शुरू के 6 महीने में उसको 16 कस्टमर नहीं मिलने वाले एक्सपोर्ट के, बिल्कुल। ऐसा मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। कोई अगर ऐसा समझता है तो बहुत ही यूफोरिक वर्ल्ड में रह रहा है, उसको थोड़ा-सा अपने आप को नीचे लाना पड़ेगा। शुरू के साल 6 महीने जो है ना वो उसमें हाँ, एक बायर मिल जाए और वो आपसे हर 15 दिन के बाद शिपमेंट माँगे या हुँ, हर महीने शिपमेंट माँग ले तो ये तो पॉसिबल है। लेकिन शुरू के 6 महीने में 6 कस्टमर्स का मिलना हुँ, थोड़ा-सा मुश्किल होता है। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, बिल्कुल, लेकिन ये मैं हकीकत बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब उसको मिल जाए तो वो अपने ब्रेक इवन पे काम करे, सही है। थोड़ा-सा माइनर सा प्रॉफिट मार्जिन रख के, अपनी क्वालिटी बिल्ड पे, अपना ट्रस्ट बिल्ड पे सारा काम करे। कंसिस्टेंसी पे काम करे, टाइमली डिलीवरीज़ के ऊपर हुँ, काम करे, फ़ोकस करे कि जो उसको काम मिला है क्योंकि उसी को वो आगे लेके चलेगा, वही उसकी शनाख्त बनेगी, वही उसकी प्रोफाइलिंग बनेगी। तो हुँ, ठीक है, देखिए मार्जिन तो आजकल मार्जिन का बहुत मार-धाड़ है। तो आप बहुत ज़्यादा मार्जिन किसी से कमा हुँ, नहीं सकते क्योंकि अगर वो आप एक सप्लायर हैं तो उस जैसे 4 सप्लायर उस बायर को ऑलरेडी कांटेक्ट कर रहा है, अपने सैंपल्स भी भेज रहा है, अपनी प्राइसिंग भी भेज रहा है। वो खरीदेगा उसी से जिसकी प्राइसिंग भी अच्छी होगी, हुँ, जिसकी सैंपलिंग भी अच्छी होगी और जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी अच्छे होंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे तो आप जा भी नहीं सकते। सही। तो सर अगर अब मेरा नेक्स्ट फ़ेज़ ये है कि जब आपको स्केल करना है, तो आपने भी जब अपना बताया छोटे लेवल से स्टार्ट किया काम, फिर आपने स्केल किया। तो स्केल करते ऑपरेशन चैलेंज सबसे बड़ा क्या आता है और आपने उसको कैसे डील किया था? सो देखें, दो तरह की ऑपरेशंस होती हैं। एक तो ये इन हाउस है, क्या फैक्ट्री ओनर है। हुँ, हुँ, फैक्ट्री ओनर हैं तो आप अपनी सारी एसओपीज़ अपनी इम्प्लीमेंट बिल्कुल, करते हैं, जो फैक्ट्री का एक मैनुअल होता है उस हिसाब से काम करने का सही। तरीका है। वो एक डिफरेंट चैलेंज होता है। लेकिन अगर आप अपने सारे काम को आउटसोर्स करा रहे हैं तो उसके अंदर आपका मेन फोकस तो क्वालिटी चेक एंड क्वालिटी कंट्रोल और चीज़ें होती हैं, बाकी तो काम करने वाली पूरी टीम आउटसोर्सिंग जिस कंपनी को आपने काम दिया हुआ है। हुँ, 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 आपको प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, ये ना हो कि जी आपने ऑर्डर दे दिया और घर बैठ के कि जी माल तैयार हो जाएगा। अगेन हर किसी को अपना माल बेचना होता है, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल और चेक्स के लिए आपके पास कम से कम 2 ऐसे टफ लोग होने चाहिए, जो आउटसोर्सिंग वाले प्रोडक्ट के जगह पे जाके अपने आप को बिल्कुल डेडिकेटेडली वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करें तो हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा आजकल की जो मार्केट है तो करंटली ऐसी कौन-सी पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं, हुँ। जो ईज़िली मार्केटेबल हैं? मतलब उसके बायर्स आसानी से मिल जाएँगे, उसमें बहुत ज़्यादा हसल नहीं करनी पड़ेगी। शुरू में मैंने आपको बताया था कि पहले डेटा स्टैटिस्टिक्स निकालें हुँ, और क्या चीज़ पाकिस्तान से ज़्यादा जा रही है। सही। उसको करें, उसके बाद वो ढूँढें तो तकरीबन बहुत सारे आइटम हैं, हज़ारों की तादाद में आइटम है जिसमें काम कर सकता है। अगेन उसकी पहुँच क्या है, वो उसका कम्फ़र्ट ज़ोन क्या है? वो सही। कुछ ना कुछ तो उसने बैकग्राउंड हासिल किया होगा ना। एक आईटी सॉफ्टवेयर फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो काम करना चाहता है, तो वो तो जाके अपने आप को अपवर्क और जो दूसरे प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ से बायर ढूँढेगा, तो उसको बायर वही मिलेंगे जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होंगे। बिल्कुल। लेकिन एक शख्स है जो मसाले बना लेता है, फूड इंग्रेडिएंट अच्छी बना लेता है, तो वो फिर अपने उस निश के बायर को ढूंढेगा। इसी तरह से एक शख्स है जिसने अपनी ज़िंदगी टेक्सटाइल या गारमेंट फैक्ट्री में गुजारी हो, तो उसकी तो एक्सपर्टीज़ ही गारमेंट के अंदर होगी, तो वो जाके ढूंढेगा ही टेक्सटाइल के बायर्स को। तो डेटा स्टैटिस्टिक्स हम कैसे कौन-सा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है वो जहाँ से हम ले बहुत सकते हैं? सिंपल, जाके आप गूगल करें पाकिस्तान एक्सपोर्ट फॉर द लास्ट 10 इयर्स ऑफ ओके, गारमेंट्स ढूंढ लें, चीज़ें ढूंढ लें। और अगर और स्पेसिफिक डेटा चाहिए जो कि लीगल नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको हर महीने का कस्टम डेटा निकाल के बताते हैं कि इतनी कंपनियों ने इतने कंटेनर इतने मुल्क को भेजे, फला फला मुल्क को हुँ। भेजे, तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक डेटा भी निकल आती है आजकल। अच्छा सर ये अभी जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इसमें हम यूएस ने बहुत सारी मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ को पाकिस्तान के जो कॉम्पिटिटर हैं जिसमें चाइना है, बांग्लादेश है, इंडिया है, इन पे हैवी टैरिफ्स लगाए। तो यहाँ पे हम किस तरह कैपिटलाइज़ कर सकते हैं, अपनी एक्सपोर्ट को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं? आप कोई अपॉर्च्युनिटी को आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये थोड़ा-सा मुश्किल है ये वक़्त दुनिया के लिए ख़ास तौर हुँ, पे द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्सेस द यूएस, क्योंकि यूएस बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है और उसने वो टैरिफ इसलिए लगाया है ताकि वो अपने वहाँ से बैलेंस कर सके। बहुत ज़्यादा टैरिफ उनको लगाया है जिससे उसको ज़्यादा ख़तरा था, जिससे उसने ज़्यादा बातें मनवानी हैं।
तो उसकी वजह से टैरिफ लगा है। लेकिन याद रखिएगा, टैरिफ जो लगता है उसकी पेमेंट इंपोर्टिंग कंट्री पे करती है, एक्सपोर्टर पे नहीं करता। एक्सपोर्टर महंगा हो जाता है। मैं आपको आम लफ्ज़ों में टैरिफ समझाता हूँ। आपकी एक शर्ट है जो अमेरिका में $1 में बिकती थी, और उस वक्त अच्छा। आप जीएसपी जो जनरलाइज प्रेफरेंस सिस्टम के ऊपर आपको 4.5% आपको जीएसपी बेनिफिट मिल जाता था। वो आपको उस वक्त जो है 4.5% माइनस हो जाता था। तो ड्यूटी अगर मिसाल के तौर पे 10% है, जीएसपी हम्म। 4.5% मिल गया, तो अब आप सिर्फ 6.5% ड्यूटी पे करके वो शर्ट वहाँ पे ख़रीद लेते थे। तो $1 की चीज़ $1 6.5 सेंट में पड़ती थी। सही सही। उसको यूएस ने बढ़ा के आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान पे 19% कर दिया है। तो जीएसटी अपने जगह पे मौजूद है, सॉरी जीएसपी अपने जगह पे मौजूद है। वो जो 6% है वो बढ़ के, ये मैं सारी एग्जाम्पलरी बात कर रहा हूँ, जो एक्चुअल टैरिफ है वो निकालना पड़ेगा किस आइटम के हम्म। ऊपर क्या है। तो वो 6% से बढ़ के 19% पे हो गया। तो जो गारमेंट उनको $1.06 के पड़ते थे, अब वो उनको $1.20 का पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान पे टैरिफ लगाया है तो महंगी हो गई। यही गारमेंट अगर वो इंडिया से खरीदते थे, तो अगर वो $1.06 का था और इंडिया के ऊपर उन्होंने 49% टैरिफ लगा दिया है, तो जो चीज़ पाकिस्तान की $1.20 की पड़ेगी, वो इंडियन उनको $1.49 की पड़ेगी। वाह। तो अब ये रोल आ गया है कि जिन मुल्कों के ऊपर टैरिफ कम है, उन मुल्कों की प्रोडक्ट कंपिटिटिव उस मुल्क में ज़्यादा हो एग्जैक्टली। जाएगी एज़ कम्पेयर टू उन मुल्कों के जिसके ऊपर उन्होंने टैरिफ ज़्यादा लगा दिया है। तो ये 2 तरह से करते थे। ये इसको एक एंटी डंपिंग ड्यूटी भी कहते थे कि जी जी जी। चाइना सबसे बड़ा मास प्रोड्यूसर है, वो ग्लोबल प्रोडक्शन से। हब है, तो वो अपनी हर चीज़ मास प्रोडक्शन करके यूएस में ले जाके फेंक देता था। तो उसकी वजह से वो दुनिया कम्पीट नहीं कर पाती थी। ये शुरू हुआ था 2000 में, जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर आया था। उसको बैलेंस करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। तो अब ये टैरिफ वॉर है, ये भी सेटल हो जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता। वो जो टैरिफ डिमांड कर रहा था वो तो नहीं है, उस पे वो काफ़ी चीज़ों को नेगोशिएट करके कम कर लेते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे टैरिफ सबके ऊपर लगा है, तो वो कोई कोई किसी को एज कम मिलेगा, किसी किसी को को ज़्यादा मिलेगा, लेकिन है टैरिफ अपने जगह पे मौजूद है, जब तक मौजूद है ये। अच्छा, ये जो अभी एक स्पेस बिल्ड हुआ ये टैरिफ की वजह से, तो आपको क्या लगता है कि हमारा जो अभी एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम है पाकिस्तान का, ये किस स्टेज पर है व्हेन वी कंपेयर इट टू आवर काउंटर पार्ट्स लाइक इंडिया, चाइना, बांग्लादेश? एंड देन व्हाट डू यू सजेस्ट कि आपको लगता हो कि यार ये कमी है, अगर हम इस पे काम करें तो वी कैन मेक इट बेटर, तो आप गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, हम रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पे शुरू से रहे हैं, हमने वैल्यू एडिशन नहीं की है। ये हमारा बहुत हम्म। बड़ा ड्रॉबैक है, हम्म। अनफॉर्चुनेट है। बांग्लादेश आप तो दुनिया भर से यान मंगाता हम्म। है, कपड़ा मंगाता है, अच्छी प्रोसेसिंग, अच्छी डाइंग वगैरह करके हम्म। अच्छे गारमेंट बना रहा है। दूसरी बात ये, हमने स्केल नहीं की अपनी प्रोडक्शन को। उनके पास अब ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहाँ 40-40, 50-50 हज़ार लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ से फैक्ट्रीज उठ के वहाँ चली गई, दुनिया ने ले जाके बिल्कुल। लगाया। उससे पहले श्रीलंका में लगाया, उससे पहले लाओ में लगाया, उससे पहले शारजा में लगाया। तो ये अच्छा, एक्सपोर्टर्स जो बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, उनको चाहिए होती है ग्रोथ चाहिए होती है। वो ये नहीं देखते हैं कि पाकिस्तान में काम करेंगे तो ग्रोथ है। वो कहते हैं दुनिया में जहाँ पे भी हमें टैक्स फ्री बेनिफिट मिलेगा हम वहाँ चले जाएंगे। उसकी वजह से पाकिस्तान के बड़े मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स जो हैं वो यहाँ से निकल के चले गए हैं। तो आपको मिलेगा तो सही, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तो मिलती है, लेकिन क्या आपने अपने आप को तैयार किया है? अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं और आपके पास डिमांड है और आपके पास सिर्फ 200 कोडर हैं, काम है 600 कोडर्स की, और आपके हम्म। पास डिज़ाइनर्स की, तो क्या आपने अपने आप को तैयार किया है उस काम के लिए? तो बिल्कुल। इट्स इम्पॉर्टेंट कि जी आप अपने आप को स्केल अप करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो एम्बेसीज़ हैं पाकिस्तान की, जो हमारे जो बिजनेसेस को प्रमोट करती हैं वो नहीं करती हैं। दुनिया के तमाम एम्बेसीज़ का जो कमर्शियल काउंसिल होता है, हम्म। वो अपने मुल्क के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जान मार देती बिल्कुल। है वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली हमारी एम्बेसीज उस पे ज़ीरो काम करती हैं। मतलब वो जाते हैं, सिर्फ जितने मिनिस्टर्स आते हैं उनको खुश करने के लिए उनके आगे पीछे होते हैं चीज़ें, या ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है। वो कहते तो हैं कि हम बहुत एक्टिव हैं, लेकिन मुझे उनकी एक्टिविटी नज़र नहीं आती। आज से 15 साल पहले मैं हर एम्बेसी में जाया करता था। वो मुझे हेल्प किया करते थे थोड़ी बहुत, हम्म। मुझे जो भी डेटा फराहम कर सकते थे। आज तो मुझे ये चीज़ें नहीं मिलती, वो सपोर्ट नहीं मिलती है एम्बेसी की तरफ से। तो हमारा जो एक्सपोर्ट जो हम जिसको क्लेम करते हैं 32 बिलियन के ऊपर है, मैं पाकिस्तान की पोटेंशियल के हिसाब से तो कम से कम 200 बिलियन के ऊपर पाकिस्तान वाह। को देखता हूँ। वैल्यू एडिशन 1 का 10 हो जाता है। आप एक एग्जैक्टली। प्रोडक्ट है जैसे ये रॉक सॉल्ट लैंप की हम बात करते हैं, एक रॉ सा प्रोडक्ट है
आपको कोई 5 रुपए पर किलो में, 20 रुपए में आपको कोई 25 किलो का एक रॉक मिल जाता है, लेकिन आप उसको कार्व करते हैं, क्राफ्ट करते हैं तो वो आप $125 की वो चीज़ बेच लेते हैं ना। वो आप वैल्यू एडिशन की तरफ आएँ। हमारे यहाँ से मिनरल्स हैं, हम कॉपर है, हम आयरन ओर है, हम बेराइट है, हमारी क्रोमाइट है, हम सारी चीज़ें उठा के ऐसे ही माइनिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं और भेज देते हैं। हमारे पास जो है उसकी वो प्लांट्स नहीं लगे हुए हैं, बेनिफिशिएशंस प्लांट नहीं है जो उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकें, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकें, कॉपर को, लेड को, जिंक को, आयरन को, इन तमाम चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके हम वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जा रहे हैं ना। तो वैल्यू एडिशन आप ये सोचें कि आज आप $100 में बेराइट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या लेट्स से कॉपर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं $500 में, आप और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप जाके एलएमई के ऊपर कॉपर के रेट देखें तो आपको पता चलेगा $8,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। आपके पास प्लांट्स नहीं लगे हुए, गोल्ड आपने दे दी, रेकोडिक को दे दिया, सैंडिक को दे दिया, ये वो सारा और निकाल के लेके जाएंगे। आप अपने पास प्लांट लगाएं उसको, ताकि वो प्योर गोल्ड निकाल सकें। इसी तरह से कॉपर है, लेड है, जिंक है, बहुत सारी चीज़ें। अब आप चले गए हैं अपने रेयर अर्थ के ऊपर, जी जी तो जी आप क्या करेंगे? आप अपनी सिर्फ माइंस लीज करेंगे और लोग निकाल के ले जाएंगे और आपका मुल्क वैसे ही पड़ा रहेगा। होना तो ये चाहिए कि जी आप हर चीज़ की, अब आप आपके पास ऑयल है, आपके पास इतनी अच्छी रिफाइनरीज नहीं है कि उसको रिफाइन उसको करके रिफाइन कर उसको सकें वो आप बिल्कुल। एक्सपोर्ट कर सकें। तो हम सारा रॉ में जा रहे हैं, हम्म, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप डेवलप नहीं नहीं किया। किया। ये तो बहुत मास लेवल की बात है, आज वो टॉपिक नहीं है। हम हम्म, किसी रोज़ मास को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आज तो आपका बहुत बेसिक वो है। तो वो एक्सपोर्ट को ग्रोथ देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वैल्यू एडिशन के ऊपर तरफ जाएं। हर चीज़ की वैल्यू बिल्कुल। एडिशन हो सकती है। यानी कि ये एक कलेक्टिव एफर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट की तो इन्वेस्टर प्राइवेट भी। सेक्टर कभी भी जिम्मेदारी नहीं जी जी रही जी है। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि आप कारोबार को कितना आसान बना सकते हैं, सही है। कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं, फाइनेंसिंग पे कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं, इदारों से कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं ताकि स्मूथली चैनलाइज हो जाए। बट ग्रोथ देना तो प्राइवेट सेक्टर का काम है, और उसमें वो अगेन एंटरप्रेन्योरशिप सबसे आगे आगे आती जी है जी कि जी। वो कैसे काम करें उसके ऊपर। अम, अ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आज एक इंडिविजुअल को नहीं बुलाया, एक मैं यूनिवर्सिटी के साथ बैठा हूँ। और जिस तरह आपने ऑल अराउंड कवर किया है इस पूरे टॉपिक को और जितना आसान करके समझाया है, तो आई एम वेरी होपफुल कि हमारी ऑडियंस में जो लोग हैं जो परसू कर रहे हैं, अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या इवन दो दे आर इन द करियर इन बिटवीन एंड दे वांट टू स्विच एंड दे वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, तो उन्हें बड़ा आसान करके आपने समझाया कि हाउ टू गो अबाउट इट। एट द एंड मैं चाहूँगा कि आप हमारे जितने भी यूथ हैं जो अभी परस्यू करना चाह रहे हैं, उनको एडवाइस करें कि मतलब वो अब ये प्रोफेशनल करियर की तरफ आ रहे हैं, तो जब भी ऐसा आ रहा हो, कोई स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो दे आर वेरी अनश्योर कि यार हाउ टू डू इट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप एक एडवाइस ऐसी करें कि जिसमें उनको हेल्प हो सके। फोकस्ड रहें, काम शुरू करें, जिस काम को भी शुरू करें उसमें टाइम लगता होता है। बिल्कुल। 3 चीज़ें चाहिए होती है, आपका वक्त, आपका पैसा, आपकी एनर्जी चाहिए होती है। वो तीनों चीज़ें, नंबर ऑफ आवर्स आपने कितने दिए हैं उस काम को। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल टू रैप थिंग्स अप। जी जी। मिसाल के तौर पे आप पानी निकालते हैं, सॉइल वाटर निकालते हैं, और एक ज़मीन में पानी है 50 फीट के ऊपर। आप जब तक 50 फीट की बोरिंग करके नहीं जाएंगे, आपको पानी पानी नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। सही। आप 10-10 फीट के 200 बोर कर लें, ये ऐसे 45-45 फीट के भी आप 40 बोर कर लें, आपका नहीं। पानी नहीं आएगा जब तक कि आप 50 फीट के बोरिंग पे नहीं जाएंगे। तो क्योंकि सही। पानी वहां मौजूद है। इसी तरह से जो करियर ओरिएंटेड लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, शुरू करते हैं बहुत इंथ्यूजियाज्म के साथ, एक स्टेज पे जाके यू टर्न ले लेते हैं, और उस यू टर्न के बाद वाले ही सिग्नल उनकी मंजिल होती है, बिल्कुल सही। वहां नहीं पहुंच पाते। तो आप डिटरमिन्ड हो, फोकस्ड हो, लगे रहें, गिव अप ना करें। आपको कोई नहीं रोक सकता अपनी मंजिल तक पहुंचने से। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी इज द की। Consistency is the absolute key to success. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो Thank you मच फॉर so गिविंग योर much for टाइम। having me here. इट वाज Thank you. प्लेजर टॉकिंग टू यू। Pleasure was all mine. Thank you. थैंक यू।